सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक न्यू स्टोरी लेकर आपकी ऑथर फिर से आपके पास हाजिर है। ये स्टोरी है आ पेरेंट्स प्रॉमिस। पेरेंट्स कहते हैं जैसे ही आप पेरेंट्स बन जाते हो तो वो आपकी ज़िंदगी का दूसरा जन्म होता है। दूसरा जन्म मतलब ऐसा जन्म जो आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए जीते हैं। पहला जन्म तो वो था जो आपने अपने लिए जिया, अपनी इच्छाएं पूरी की, अपना बचपन पूरा किया। पर दूसरा जन्म वो होता है जब आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से भूल के उस इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं जिसे आप ही इस दुनिया में लाए हो, जिसे आपने ही ज़िंदगी दी है, यानी आपका बच्चा। अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स कितना कुछ करते हैं ना, उन्हीं की खुशी में खुश होते हैं, उन्हीं के दर्द में दर्द महसूस करते हैं। इतना अनोखा रिश्ता होता है एक पेरेंट्स और बच्चे का। ये कहानी ऐसे ही एक पेरेंट्स की है जिनकी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के वजह से न एक तरीके से बदलती रही। कभी वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए अपने बच्चे की वजह से, तो कभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए अपने बच्चे के कारण। कैसे कई साल करावा पहले का एक प्रॉमिस कि वो अपने बच्चों को अपने से ऊपर रखेंगे, उसी प्रॉमिस को निभाने के लिए वो कई साल बाद फिर से इकट्ठे हुए। ये कहानी है वांगशान की, जहाँ पे लांगवांग जी जो एक अल्फा थे अपने ओमेगा पार्टनर विवुशान से दूर हो गए थे जब उनका छोटा सा 5 साल का बच्चा किडनैप हो गया था। उस किडनैपिंग ने सिर्फ उनसे उनका बच्चा नहीं बल्कि उनसे उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली थी। उनसे उनका ओमेगा विंग भी छीन लिया था। ये दोनों आयुन की किडनैपिंग के कुछ समय बाद एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। अभी भी ये दोनों अलग ही रहते हैं। ओमेगा विवुशान जो एक समय में बहुत फेमस सिंगर म्यूजिशियन बनना चाहते थे, उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत कुछ था उनकी ज़िंदगी में जो अचीव करना चाहते थे। लेकिन वो विवुशान जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता था वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपना 5 साल का प्यारा सा आयुन खो दिया था। अपने सपने, अपनी इच्छाएं उसी दिन उसने ख़त्म करके एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा के लिए अपने हस्बैंड और उस दुनिया को छोड़ दिया जिस दुनिया में उसे अपने आयुन के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आता था। विंग सबसे अलग आप अपनी बहन के साथ चाइना के एक छोटे से टाउन जिन टाउन में रहता है, जहाँ उसकी सिस्टर उसकी नेबर भी है और वो एक स्कूल में टीचर है, एक म्यूज़िक टीचर। पूरा जिन टाउन बहुत रिस्पेक्ट करता है। जिन टाउन की नज़रों में विंग एक सिंगल मदर है जो अपनी छोटी सी 8 साल की बेटी जिसका नाम वी शाओ है उसके साथ ही उस टाउन में रहता है। विंग हमेशा सबकी नज़रों में एक शांत, अपने काम से काम रखने वाला ऐसा ओमेगा है जिसे पूरे जिन टाउन के अल्फ़ा बहुत एडमायर करते हैं, उसकी खूबसूरती को बहुत प्रेज़ करते हैं। 32 ईयर ओल्ड विंग को बहुत सारे रिश्ते भी कई बार अल्फ़ा अपनी साइड से देते हैं। सबको यही पता है विंग का अल्फ़ा मर चुका है और विंग अकेला इस दुनिया में रहता है, इसलिए बहुत सारे खूबसूरत और पैसे वाले अल्फ़ा विंग की ब्यूटी को देखकर उसे हमेशा कोटेड गिफ्ट और प्रपोजल्स भेजते रहते हैं, पर विंग उन सब को रिजेक्ट कर देता है। सबकी नज़रों में विंग शायद कभी अपने अल्फ़ा की जगह किसी और को देना नहीं चाहता, पर असलियत ये है कि विंग को अब किसी भी अल्फ़ा से कोई उम्मीद ही नहीं है। विंग अधिकतर सबके सामने शांत जरूर रहता है, लेकिन उसके दिल में कितनी बेचैनी रहती है कोई नहीं जानता। हर एक पल जैसे वो हमेशा एक याद से घिरा रहता है। हर एक पल उसकी आंखों के सामने उसका 5 साल का छोटा सा आयुन घूमता रहता है। विंग कभी भी आयुन की यादों से बाहर आ ही नहीं पाया। यही कारण है 8 साल से उसने वी शाओ को कभी वो प्यार दिया ही नहीं, जो प्यार वो अभी तक आयुन को देता रहता है। आयुन के जन्म के बाद विंग के अंदर पहली बार ममता का एहसास हुआ था। विंग जो उस समय कुल 18 साल का था जब वो मदर बन गया था, लेकिन उसने अपने बच्चे को अपना सब कुछ दिया था, अपना समय, अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी। लेकिन अपने दूसरे बच्चे के साथ उसने ऐसा नहीं किया।
विंग हमेशा सिर्फ आयन को मदर बन के रह गया, पर वो छोटी सी विशाओ उसकी मदर तो शायद विंग कभी बन ही नहीं पाया। आज भी वो मासूम सी विशाओ अपनी छोटे छोटे हाथों से अपनी आंट के साथ एक छोटा सा केक डेकोरेट कर रही है। यानी विशाओ के साथ ये केक डेकोरेट करते हुए खुश होके विशाओ के फेस पे से क्रीम जो हल्का सा उसके फेस पे लग गया है, केक का क्रीम, उसे साफ करते हुए उसकी प्यारे से चबी चबी से गालों को प्यार से साफ करते हुए बोलती है, माय लिटिल प्रिंसेस, तुमने इतना ब्यूटीफुल केक डेकोरेट किया है। मेरी प्यारी प्रिंसेस तो बहुत टैलेंटेड है। ये बोलते हुए याली प्यार से विशाओ को प्यार कर रही है, जिससे ये विशाओ खुश होते हुए अपने छोटे से केक को देखकर बहुत खुश है, जिसमें उसने बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे मम्मा लिखा है। कहीं ना कहीं विंग को प्यार को विशाओ बहुत ज़्यादा पाना चाहती है। उसके मासूम से दिल को हर हालत में बस उसकी मम्मा का प्यार चाहिए। वहीं याली विशाओ की इस मेहनत को और प्यार को देखकर स्माइल करते हुए विशाओ के प्यार से गाल को देख के बोलती है, मामा को ये बहुत अच्छा लगेगा। उनकी प्यारी सी विशाओ ने इतने प्यार से जो डेकोरेट किया है, चलो इसे लेकर मामा के पास चलते हैं। और ये बोल के अब प्यार से विशाओ के छोटे छोटे हाथों को केक रख संभालते हुए याली अब विशाओ के साथ उस रूम में चली जाती है जहाँ विंग अभी सोया हुआ था, जहाँ याली और विशाओ विंग के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विंग तो एक ऐसे सपने में है जिस सपने ने विंग की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। विंग अभी भी सपने में उसी पार्क में है जिस पार्क में वो छोटा सा 5 साल का आयन और वांगजी उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। उस समय वांगजी और विंग के पास बहुत सारा पैसा नहीं था। उनकी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढे करते थे। विंग वांगजी के साथ उस दिन अपना बर्थडे एज अ पिकनिक ही सेलिब्रेट करना चाहता था, क्योंकि उसका 5 साल का आयन अपनी मदर से 3 दिन से जिद करके उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट के नाम पे पार्क में पिकनिक बनाना चाहता था। वो विंग को वही सपना आज आ रहा है जब विंग उस दिन ऐसे ही सोया हुआ था, जब वही कूदता हुआ खुश होता हुआ अब उसे प्यार करता हुआ आयन मामा उठो करके जोर जोर से हिला रहा था, जिससे विंग अपनी आंखें मलता है तो देखता है उसका प्यारा सा 5 साल का आयन उसके बेड पे उसे जोर जोर से हिला के उठा रहा है। जैसे विंग उठ के बैठता है तो आयन उसके पूरे फेस को अपने प्यार से कवर कर देता है, अपने छोटे छोटे से लिप्स को अपने मदर के फेस पे किस करता हुआ हैप्पी बर्थडे मम्मी कहने लगता है, जिसे विंग फिर स्माइल करता हुआ अपने बेटे के कान को जोर से खींचता हुआ कहता है, बाबा मैंने तुम्हें बोला है ना मुझे बाबा बोला करो। इस बात पे अब वो प्यारा सा आयन अपने कानों को छुड़ा के बहुत प्यार से भला आप तो मम्मा हो एकदम से बोलता है, जिसे विंग अपने प्यारे से आयन पे और प्यार करके अब जैसे आयन उसके को प्यार कर रहा था सेम तरीके से उसके छोटे से फेस को किस से कवर कर देता है, बटरफ्लाई किस करके कुछ नहीं छोड़ता। उसकी आँख, उसकी छोटी सी नोज, उसके दोनों गाल, चिन, हर जगह वो किस पे किस कर रहा है। जैसे आयन अब बहुत जोर जोर से गिगल करने लगा है, वो जोर जोर से मुस्कुरा रहा है, जोर जोर से अपने बच्चों वाली गिगल आवाज़ें निकाल रहा है, जिससे भी स्माइल करता हुआ अपने प्यारे से आयन को अपने सीने से लगा लेता है। ये वो मॉर्निंग थी जब विंग को लगा था आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल होगा। वो प्यार से रेडी होकर अपने आयन के और नंजा के साथ उस पिकनिक स्पॉट पे था। थोड़ी देर के लिए विंग और वांगजी का ध्यान क्या भटका उस जगह से आयन हमेशा के लिए गुम हो गया। अब विंग का वो प्यारा सपना एक डरावने सपने में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ विंग आयन करके एक अंधेरी जगह में दौड़ रहा है, हर जगह आयन को ढूंढ रहा है। उसकी हालत बेहाल हो चुकी है। आखिरी में कुछ नहीं, बस आयन की छोटी सी वो कैप रह जाती है जिसे विंग ने उसे लगाया था ताकि उसे धूप में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब उस पार्क में सिर्फ उस कैप को चेस्ट से लगा के विंग जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्योंकि उसका आयन उस दिन उससे हम दूर हो गया। यही सपना विंग को कई बार आता है। वो मॉर्निंग जब आयन उसके प्यार से उठा रहा था, और आज की ये मॉर्निंग जहाँ वो डरा हुआ अपने बेड पे बैठा हुआ है, पूरी तरह से पसीने में लाल, क्योंकि अब उसका आयन उसके पास नहीं है। ये अकेला खाली कमरा उसे आयन की यादों से कभी अकेला नहीं छोड़ता। आयन को जैसे उसने आज भी उसी तरीके से इमेजिन किया। पिछले 9 साल से हर दिन विंग यही सपना देखता है। हर दिन मॉर्निंग में उसे ऐसा लगता है कि आज उसका आयन फिर उसे प्यार से
मामा मम्मा करके उठाएगा। जब पहले आर्यन विंग को मामा बोलता था तो विंग को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि विंग को लगता था वो एक मेल ओमेगा है, उसे बाबा बोलो। लेकिन आर्यन उसे चिढ़ाने के लिए यही कह दो लंजा के कहने पे मामा ही बोलता था। लेकिन अब विंग को वो मामा सुनना है। वही आर्यन की प्यारी सी छोटी बच्चों वाली आवाज़ में अपना नाम विंग को मामा सुनना है। विंग रोज़ उठ के इसी फीलिंग से उठता है, इसी अकेलेपन, इसी खालीपन से उठता है। विंग अपने ही शौक में था जब अब गेट खुल के छोटी सी विशा वो केक लेकर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए रूम में एंट्री करती है। विंग अभी अपने ही शौक में था जब वो सामने विशा को देखता है तो उसकी आंखों में अचानक से नफरत आ जाती है। विशा को देखते ही विंग के मन में प्यार से पहले ये नफरत इसलिए आती है क्योंकि विशा बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसा लांग फांगजी दिखता है। एक तरीके से विशा सिर्फ एक लड़की है, सिर्फ इतना ही अंतर है, वरना शक्ल, सूरत, आँखें, नाक, नक्श सब कुछ लांग फांगजी। बिल्कुल लंजा जैसी आँखें, वही ब्यूटीफुल गोल्डन आइज, बिल्कुल लंजा जैसी नोज़, वही शार्प नोज़, और वही लंजा जैसा माथा और लंजा जैसी चिन, पूरी तरीके से जैसे लंजा छोटे रूप में विंग के सामने आ गया हो, जिसे देखते ही विंग को तुरंत प्यार से पहले नफरत आ जाती है। विंग अब जल्दी से उठता है बेड से और गुस्से की आवाज़ में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस बात से विशा घबरा जाती है और उसके हाथ से जो छोटे से हाथों में उसने केक पकड़ा हुआ था तुरंत उसका केक नीचे गिर जाता है और घबरा के पीछे हो जाती है। विंग गुस्से में, मैंने कहा है ना तुम मेरे रूम में मत आया करो, बोल के विशा को ऐसे ही रोता हुआ उस टूटे हुए केक के साथ छोड़कर अपने बाथरूम में चला जाता है। वो चाहता तो है विशा को प्यार करे, वो नहीं कर पाता। जब वो ये चेहरा देखता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। वो कैसे प्यार करे इस लड़की से जो उस लंजा की उसे हर पल याद दिलाती है। वो लंजा जिसने विंग को बहुत बड़ा धोखा दिया, वो लंजा जिसके कारण विंग ने अपने आर्यन को हमेशा के लिए खो दिया, वो लंजा जो एक माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता था, वो लंजा जिसने विंग को झूठ बोला, कभी अपना सच नहीं बताया। उस लंजा की बातें याद करते विंग गुस्से में नफरत में पागल हो जाता है। महसूस भी नहीं करता कि वो उस मासूम सी विशा का दिल दुखा रहा है। वो जो एक मासूम सी बच्ची है जिसकी क्या गलती कि वो अपने फादर जैसी दिखती है, उसकी क्या गलती कि वो इस दुनिया में तब आई जब उसका भाई उन सब की फैमिली से लाइफ से जा चुका था। उसने थोड़ी बोला था कि उसके फादर जैसा चेहरा मिले, ये तो भगवान ने उसे दिया है, और उसमें उस बेचारी की क्या गलती। विशा अपने छोटे छोटे हाथों से उस बिखरे हुए केक को दोबारा से अपनी ट्रे पे रखने लगती है। उसके मासूम से चेहरे पे बहुत सारे आंसू आ जाते हैं। यानी जो गेट पे खड़ी थी वो विंग को कुछ बोल भी नहीं पाती है, क्योंकि विंग इतने गुस्से में उठ के वहाँ से चला गया कि विशा को सिवाय चुप करवाने की कुछ नहीं बोल पाती है। वो विशा के प्यारे से हाथों को तुरंत रोक के कहती, अरे तुम ये मत करो, आंट कर देगी। पर विशा जैसे अब अपनी मासूमियत से अपनी आंट से पूछती है, मामा मुझ पर क्यों गुस्सा है? मैंने क्या गलत किया आंट? क्या मुझे यहाँ पे केक नहीं लाना चाहिए था? आप विंग को याद करती हुई यानी इस छोटी सी मासूम सी बच्ची को क्या बोले। वो जानती है विंग कितने सालों से अपनी ही एंजाइटी, अपनी ही डिप्रेशन से लड़ रहा है। विंग एक नॉर्मल लाइफ जीने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार। उसे साइकोलॉजिकल बीमारी हो चुकी है, उसे कई बार अटैक्स भी आते हैं, उसे एंजाइटी अटैक्स आते हैं और डिप्रेशन वो तो जैसे विंग के कभी पीछा छोड़ता ही नहीं। विंग पिछले 9 साल से डिप्रेशन में है। उसने कई बार सुसाइड करने के भी अटैम्प्ट किए थे, पर यानली और उसके हस्बैंड ने उसे संभाल लिया। यानली यहाँ अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ के साथ ही रहती है। जिन टाउन उसके फादर इन लॉ ने ही बसाया था, लेकिन उसके फादर इन लॉ की काफ़ी समय पहले डेथ हो गई थी। उसके बाद वो अपनी फैमिली यानी जिन जुशान और अपनी मदर इन लॉ मैडम जिन के साथ यहाँ रहती है। मैडम जिन और जिन जुशान यानली को पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यानली ने उन्हें विंग का पास्ट अच्छे से बताया है। यानली विशा को प्यार करके शांत कर ही रही थी जब पीछे से
एक बच्चे की आवाज़ आती, शाओ शाओ, जिसे अब यानी का ध्यान भी पीछे जाता है, जहाँ उसका 14 साल का टीनेजर बॉय जो उसका बेटा है अल्फा जिलिंग खड़ा हुआ है। और जिलिंग अब अपनी मदर और विशाओ के पास आता है और बहुत प्यार से विशाओ को जगह से खड़ा करता हुआ अपने हाथ में जो उसके टिश्यू पेपर लेके वो आया है उसे विशाओ का हाथ साफ करते हुए कहता है, शाओ शाओ मदर ये साफ कर लेगी, चलो तुम्हें दादा के साथ स्कूल नहीं जाना वरना फिर हम लेट हो जाएंगे। और रही बात अंकल की बर्थडे की तो इनको शाम को सेलिब्रेट करेंगे, चलो। और ये बोलकर वो प्यार से विशाओ का हाथ पकड़ के तुरंत ले जाता है। विशाओ और जिलिंग का रिश्ता बहुत प्यारा है। विशाओ जिलिंग की बिल्कुल रियल सिस्टर जैसी है। विशाओ को जिलिंग बहुत प्यार एडमायर उसकी ख्याल रखना उसे हमेशा अपने पास रखता है। वो कभी भी विशाओ को किसी को परेशान भी नहीं करने देता। उसे पता है विशाओ को बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं कि उसके पास फादर नहीं है और उसकी मदर कभी उसे अपना बेबी क्यों नहीं सबके सामने बोलती, उसकी मदर कहाँ है, सब उससे पूछते हैं। विंग और विशाओ एक दूसरे के कभी भी स्कूल में बात ही नहीं करते हैं। वो दोनों सेम स्कूल में हैं। जिस स्कूल में विशाओ पढ़ती है उसी स्कूल में विंग टीचर है, लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी को किसी के सामने एज अ बेटी करके इंट्रोड्यूस करना या प्यार नहीं करता है, जिसे कई बार विशाओ को लोग बुली भी करते हैं। लेकिन जिलिंग हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता है और जो उसे बुली करता है उन्हें सज़ा भी देता है। इसी कारण जिलिंग विशाओ के लिए बहुत स्पेशल है। वो अपने दादा की बात कभी नहीं तो मना करती, इसलिए जिलिंग के कहते ही विशाओ तुरंत जिलिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं अब जब वहाँ से विंग अब वापस आता है यानी अपने बाथरूम से, तो देखता है कि यानी अभी भी उस केक को साफ कर रही है। विंग जो एकदम गुस्से में उठा था लेकिन अब वो थोड़ा शांत हो जाता है और अपनी सिस्टर के पास आके उस टूटे हुए केक को हटाने में हेल्प करता है, जिसे यानी इमोशनल के कहती है। उसकी क्या गलती है विंग, तुम उस बच्ची को किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो? इस दुनिया में उसे लाने का फैसला तुम्हारा था, सबसे छुपा के उसे यहाँ अपने साथ रख के पालने का फैसला तुम्हारा था, पर तुम उसे किस तरीके की पनिशमेंट दे रहे हो? तुम्हें पता है वो मासूम सा बच्चा कल से तुम्हारे लिए केक बना रही थी। तुम्हें पता है उसने कल पूरा दिन जिलिंग के साथ ही केक बनाया और सुबह से वो मुझसे इसे डेकोरेट करवाने में हेल्प ले रही थी। उस बच्ची ने सिर्फ तुम्हारे लिए बर्थडे के लिए इतना सब कुछ किया। तुम उसे कभी प्यार से गले नहीं लगाते, तुम कभी प्यार से उसे एज अ चाइल्ड ट्रीट नहीं करते, पर वो उन सब के बावजूद तुम्हें इतना प्यार करती है। विंग, क्या तुम उसे एक बार अपने गले से लगा के उसे प्यार नहीं कर सकते? उसकी क्या गलती थी जो कुछ हुआ? वो तो तुम्हारी और आयुन की तरह एक छोटी सी विक्टिम थी ना। ये बोलते हुए आज यानी बहुत इमोशनल है। वो अपने भाई को प्यार करती है, उसके लिए उसका छोटा सा आइन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस आइन को भी समझना पड़ेगा ना। विशाओ तो सबसे छोटी है और उसकी तो कहीं कोई गलती भी नहीं है। अब विंग अपनी सिस्टर को देखते हुए बोलता है, उसका चेहरा सीजे, जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ मैं उससे प्यार नहीं कर पाता। सीजे वो मेरी बच्ची है, मैंने उसे जन्म देने के लिए सबसे फाइट की थी। सीजे मैं इसे इस दुनिया में लाना चाहता था, उसे बहुत प्यार करना चाहता था, लेकिन जब वो बड़ी होने लगी उसके चेहरे में मुझे सिर्फ वो डेविल दिखता था, वो इंसान जिसने मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी थी, वो इंसान जिसने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया था। कैसे प्यार करूँ मैं उसे जब उसका चेहरा मुझे उस अल्फा लांग वांगजी की हर पल याद दिलाता है। ये बोलता हुआ विंग अब उस खराब से फ्लोर वाले केक को ही उठा के खाने लगता है। उसे भी बहुत बुरा लगता है कि वो विशाओ के साथ ये बिहेव करता है, पर वो क्या करे, वो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। उसका दिल विशाओ को बहुत प्यार करता है, बस जता ही नहीं पाता है। आज भी ये फ्लोर पे पड़ा हुआ गंदा केक जब उसे पता चला कि उसकी बेटी ने इतनी मेहनत से 2 दिन से बनाया है, तो अब उसे गिल्ट में यही बहुत अच्छा लग रहा है। यानी उसे रोकना भी चाहती थी, लेकिन अब तक विंग ऑलमोस्ट आधा केक रोते रोते ही खाने लगा है। अब यानी क्या करे समझ नहीं पाती है, वो कैसे सारे हालात को समझाए, कैसे वो सब कुछ संभाले, वो खुद नहीं समझ पाती है।
इसलिए वो वहाँ से इमोशनली विंग को ऐसा ही छोड़ के चली जाती है। विंग आज अपने स्कूल में लेट पहुँचता है। उसने सुबह ही अपने हेड टीचर को या कह दो हेड मास्टर को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज वो थोड़ा लेट आएगा। वहीं दूसरी तरफ विशो जिलिंग के साथ घर से निकल तो जाती है, पर आज वो पूरी कार में बहुत शांत रहती है। जिलिंग और जिनजुशान ने भी ये चीज़ नोटिस की कि आज विशो बहुत कम बोल रही है। विशो चेहरे से बिल्कुल लांग वांगजी की तरह है, आदत से बिल्कुल लांग वांगजी की तरह है। वो बहुत शांत है, बहुत समझदार है। 8 साल की होने के बावजूद उसके अंदर बड़े लोगों जैसी समझदारी है। वो बहुत चीज़ें संभल के और समझ के करती है। उसे अपनी मदर का उससे रूड होना भी कभी भी उसे डिसहार्टेड नहीं करता है। लेकिन आज इस विशो के अंदर कुछ अलग था। हमेशा से शांत रहने वाली विशो आज बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है। जिलिंग जिसके साथ विशो जैसे कभी शांत रह ही नहीं पाती, जैसे वो सबके साथ रहती है, क्योंकि जिलिंग के साथ तो एक अलग ही बच्ची बन जाती है जिसको जो मस्ती करती है, अपने गागा को बहुत प्यार करती है। लेकिन आज वो जिलिंग के साथ भी वही शांत विशो है जो बाकी सबके साथ रहती है। ये देखकर जिलिंग परेशान होता हुआ उसकी क्लास के सामने से छोड़ता हुआ अब घुटनों पे बैठ के प्यारी सी विशो जिसने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है, उसने छोटे छोटे से अपनी ऊंची दोनों साइड पोनीटेल बनाई हुई है और उसके प्यारे से चबी से गालों को हैं वो प्यार से अपनी छोटी सी बहन के उस चबी से गालों को टच करते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी शौ को, आज इतनी शांत क्यों है? क्या हुआ, कोई होमवर्क नहीं किया? पर विशो तो हमेशा सारा काम पहले ही पूरा कर लेती है। या आज फिर से क्लास में उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई, इससे उसे क्लास में नहीं जाना? ये कह के जिलिंग प्यारी सी विशो को मनाने और वो क्यों परेशान है जानने की कोशिश करता है, जिस पे विशो अपने चेहरे पे छोटी हंसी लाते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गागा, आप अपने क्लास में जाओ, मैं अपने क्लास में जाती हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड आज आई है, ये बोलती है। जिसे आप प्यार से जिलिंग जगह से खड़ा होता है, उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहता है, मैं लंच टाइम में तुमसे मिलने आऊँगा, हर बार की तरह आज भी गागा और शौ एक साथ लंच करेंगे। इस बात पे विशो अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और अपने गागा को जानते हुए देखती है। जिलिंग जिसने बिल्कुल उसकी क्लास के पास ही उसे छोड़ा था, विशो को वहाँ उसे बाय करके चला जाता है। पर विशो अपनी क्लास में ना जाकर आज वापस मुड़ जाती है। आज शायद विशो सचमुच में काफ़ी बदल गई है। अब तक विशो बहुत अटेम्प्ट करती थी, वो इन चीज़ों को समझ जाएगी, लेकिन आज विशो को ये लगता है कि शायद उसकी मदर या कह दो उसके बाबा उसे प्यार नहीं करते हैं। शायद उसके बाबा बिल्कुल भी इसे अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। देखा है जब उसके बाबा उसके गागा यानी जिलिंग और उसकी आंट याली के साथ होते हैं तो कितने खुश दिखते हैं, पर जैसे ही विशो उसके बाबा के सामने आती है तो एकदम से वो सैड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उस छोटे से मासूम से 8 साल के बच्चे के दिल को यही लगता है शायद उसके बाबा उसके पास नहीं रहना चाहते, शायद उसके बाबा उसे चाहते ही नहीं हैं। मासूम से बच्चे को आज शायद विंग ने बहुत हर्ट कर दिया, तो दिन से वो सिर्फ अपने बाबा का एक प्यार चाहती थी। शायद उसके बाबा उसे प्यार से गले लगाएं जैसे उसकी आंट, उसके गागा, उसके अंकल लगाते हैं, यहाँ तक कि उसकी प्यारी सी ग्रैंड मदर यानी मैडम जिन लगाती हैं, बस उसके पापा कभी उसे गले नहीं लगाते। इसी कारण विशो आज बहुत हर्ट हो गई और वो मासूम सी बच्ची आज कुछ बहुत गलत करने का सोचने लगी। वो तुरंत अपने बड़े से स्कूल के गेट के पास कोने में छुप गई, जहाँ एक बड़े से स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ अकेले, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ साइकिल से, कुछ पैदल, कुछ कार से उतर रहे हैं। उस जगह कुछ गार्ड्स भी खड़े हुए हैं। अधिकतर गार्ड्स इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चे स्कूल से बाहर ना जाएं, लेकिन विशो कोई छोटी वैसी बच्ची नहीं है कि वो सबकी नज़रों में आ जाए। वो बहुत समझदार है। जब उसने देखा कि कैसे अब गार्ड का ध्यान 2 टीनेजर्स की मस्ती पे चला गया, तो वो मौका देख के तुरंत वहाँ से साइड से निकल जाती है। वहीं गार्ड का ध्यान टीनेजर्स की मस्ती पे था, तो वो विशो की यानी एक 8 साल की छोटी सी बच्ची पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। विंग जो स्कूल लेट पहुँचता है, वो कभी भी विशो क्लास में पहुँची या नहीं पहुँची, विशो को लगता है कि वो नोटिस नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमेशा स्कूल आते ही अपनी बेटी के बारे में ही सबसे पहले जानना चाहता है। वो सबसे पहले ये गार्ड से ही पूछता है, जिसपे गार्ड उसे बताता है कि आज भी विशो टाइम पे आ गई थी अपने भाई यानी जिलिंग के साथ, जिसे भी शॉर्टी से या विशो स्कूल पहुंच गई है, आराम से अपनी क्लासेस लेने लगता है। वहीं जिलिंग भी प्रॉपर अपनी क्लासेस लेता है और जैसा वो हर बार करता है
डेली वो हमेशा अपने लंच को लेकर सीधा विशाव के रूम के पास आता है ताकि वो विशाव के साथ बैठ के आराम से अपना लंच एंजॉय करे। ये टीनेजर जहाँ पे सब एक साथ लंच करना चाहते हैं, वहाँ जिलिंग अपना लंच अपने क्लास के साथ नहीं बल्कि अपनी प्यारी सी 8 साल की बहन के साथ डेली करता है। वो इसी वजह से वहाँ पहुँचा था। लेकिन जब उसे पता चलता है उसकी क्लास टीचर से कि आज विशाव तो आई ही नहीं, तो एक पल के लिए जिलिंग के पैर से जैसे ज़मीन ही हट गई हो। उसे यकीन नहीं होता, ऐसे कैसे उसकी क्लास टीचर बोल सकती है कि आज विशाव नहीं आई। उसने तो खुद विशाव को उसकी क्लास के सामने छोड़ा था। इसलिए वो एकदम टीचर को भी यही बोलता है कि वो विशाव के साथ आया था और उसने उसे यहाँ छोड़ा था। इससे टीचर भी घबरा जाती है क्योंकि विशाव सबकी फेवरेट है, क्लास टीचर की भी। वो हमेशा बहुत पोलाइटली सबके साथ डील करती है, हर बात मानती है, हमेशा एक मासूम से चेहरे पे हल्की सी हंसी रख के सबसे खुशी से मिलती है। कहीं ना कहीं विशाव स्कूल में आई थी लेकिन क्लास नहीं पहुंची। ये सोच के वो क्लास टीचर अब जिलिंग के साथ विशाव को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले तो वो ये बात प्रिंसिपल को बताते हैं और साथ में विंग को भी। विंग जो आराम से अपने लंच टाइम में बैठा हुआ था, वो जब सुनता है कि उसकी बेटी स्कूल से गायब है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है। विंग एकदम से घबरा के सबसे पहले तो पूरे स्कूल में खुद सर्च करता है। पूरे सीसीटीवी को चेक किया जाता है तो दिखता है कि विशाव कैसे स्कूल के बाहर गई। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा और नर्वस हो जाता है। वो तुरंत सबसे पहले अब याली को ही फ़ोन मिलाता है। जहाँ याली बताती है विशाव घर तो नहीं आई, जिस चीज़ से एक बार के लिए पूरा जिन टाउन अब परेशान हो जाता है। ये बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा शहर है जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। वहाँ एक मासूम सा छोटा सा बच्चा जो सबके लिए मतलब एक तरीके से कहो प्रायोरिटी वाली लिस्ट में है, वो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहले तो अब ये दौड़ के पुलिस स्टेशन ही पहुँचते हैं, जहाँ के ऑफिसर सॉन्गलैंड जो विंग के एक तरीके से अंकल भी लगते हैं। जब वो सुनते हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर गायब है तो वो भी परेशान होकर विशाव को ढूंढने के लिए तुरंत अपने फोर्सेस को भेज देते हैं। सब जगह विशाव को ढूंढा जा रहा है। शायद जब विंग शुरू में आया था वो एक बार विशाव को देखने क्लास में चला जाता तो अभी विशाव कहाँ थी पकड़ा जा सकता था। लेकिन अब तो विशाव को गए हुए करीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। इन 3 घंटे में विशाव कहाँ है किसी को नहीं मिलता है। वहीं विंग का तो हाल बेहाल हो चुका है। उसके तो जैसे पूरे शरीर से जान जा चुकी है। विंग पूरा पसीने में और आंखों में लगातार आंसू है। विंग अब इधर से उधर अपनी ही कार से इन टाउन के हर एक गली, हर एक कॉर्नर, यहाँ तक कि पार्क, हर जगह वो जा चुका है। विंग पसीने में लाल है, पूरा उसका चेहरा आंसू से भरा हुआ है, पर एक पल भी उसका शरीर रुक नहीं रहा है। सुबह से अब शाम हो चुकी है लेकिन विशाव का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। शाम को विंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसने सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है। वो लगातार कभी कार से कभी खुद दौड़ दौड़ के अपनी बेटी को ढूंढ रहा है कि शाम को वो ऑलमोस्ट बेहोश वाली हालत में हो जाता है। जहाँ याली उसे एकदम से संभालती है और थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलती है, विंग घर चलो, कब तक हम ऐसे ही रोड पे घूमते रहेंगे? वैसे भी तुम्हारे अंकल सॉन्गलैंड ऑफिसर सॉन्गलैंड अभी हमसे मिलने आने वाले हैं ना, क्या पता उन्हें पता हो या कहाँ है हमारी विशाव। प्लीज़ विंग घर चलो। ये बोल के याली विंग को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाना चाह रही है। पर विंग तो घर जाना ही नहीं चाहता, वो तो इसी रोड पे ऐसे ही विशाव को बस ढूंढना चाहता है। वो ऑलरेडी अपना एक बच्चा खो चुका है। आज वही डर, वही सब कुछ विंग की ज़िंदगी में दोबारा आ रहा है। वही दिन, वही समय जब विंग का बर्थडे था। ये मनहूस दिन विंग को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। क्यों उसकी ज़िंदगी में उसके बच्चे उसी दिन उससे दूर हो जाते हैं जिस दिन उसने इस दुनिया में जन्म लिया था। क्यों उसको भगवान गिफ्ट के नाम से उसके बच्चे ही छीन लेता है। विंग विशाव को नहीं खो सकता। विशाव को चाहे प्यार ना करता हो, पर वो सिर्फ विशाव के लिए ही तो जी रहा है। जब उसने फर्स्ट टाइम सुसाइड अटेम्प्ट किया था तब याली ने उसे विशाव की ही तो बार में याद दिलाकर उसे जीने के लिए बोला था। वो जो कभी अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया, लेकिन वो रोज़ उठता है, ज़िंदगी जीने के लिए अटेम्प्ट करता है सिर्फ विशाव के लिए। वो कैसे उस विशाव को खो सकता है? नहीं, वो विशाव को नहीं खो सकता। बेचारा विंग इसी सोच से वो रोता हुआ अब वहीं उस रोड पे फ्लोर अपने घुटनों पे गिर जाता है और बोलता है, सीजे मेरा बच्चा, सीजे वो सिर्फ 8 साल की है। सीजे आपको पता है ना, उसे तो सीजे अपने बाल भी बनाने नहीं आते। आप भी तो उसके बाल बांधते हो ना, आपको पता है ना, वो सही से बोल
बोल भी नहीं पाती है, कितनी जल्दी वो नर्वस हो जाती है। सीजे वो तो कितना कम बोलती है। वो कैसे बता पाएगी कि वो कहाँ से है? सीजे मेरी बच्ची बोलता हुआ विंग वहीं याली की बाहों में बेहोश हो जाता है। वहीं याली आइंग आइंग करके अब विंग को हिला रही है, लेकिन अब विंग पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। याली तुरंत अपने फ़ोन से वहाँ पे तुरंत अपने हस्बैंड यानी जिनजुशान और अपने बेटे जिलिंग को बुलाती है। अब ये सब मिलके विंग को उसी के घर पे लेके जाते हैं। वहीं विंग अभी अंदर बेहोश था और वहाँ जिलिंग गुस्से में अपने पेरेंट्स से ही लड़ रहा है, जहाँ अब जिलिंग अपनी मदर पे गुस्सा करते बोलता है, मदर अभी भी आपको अंकल की फिक्र है, आपको नहीं लगता हम सबको इस समय विशाल के बारे में सोचना चाहिए? आपको पता है ना अंकल कैसे ट्रीट करते थे उसे, आपने देखा है ना विशाल कितनी अपसेट थी आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब विशाल रो रही थी। अंकल को आज उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो अंकल की वजह से ही गई है। क्यों ये अब नाटक कर रहे हैं कि इन्हें विशाल की फिक्र है? इन्हें अगर विशाल की फिक्र होती ना तो विशाल के साथ ऐसे ट्रीट ना करते। आपको पता है उसे लोग बुली भी करते थे, किसकी मदद ही उसे नहीं चाहती है। आपको पता है वो मासूम सी बच्ची कितना अटेम्प्ट करती थी अंकल की अटेंशन का, पर अंकल ने क्या किया? अंकल ने हमेशा उसे इग्नोर किया, उसे हर्ट किया। चली गई वो, अंकल की रूडनेस के कारण ही चली गई वो मुझे छोड़ के। मेरी शाओ मुझे भी छोड़ के चली गई। फादर प्लीज मेरी शाओ को ढूंढ दीजिए, फादर प्लीज मेरी शाओ को वापस ले आइए, कह के अब जिलिंग अपने ही फादर का हाथ पकड़ के जोर से रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसपे जिनजुशान अपने बच्चे को प्यार से गले लगा के उसे शांत करते कहते हैं, जिलिंग शांत हो जाओ, हम जल्दी ढूंढ लेंगे उसे, प्लीज़ तुम भी परेशान मत हो, तुम्हारी मदर कितना कुछ संभालेगी। एक तरफ उसका भाई है जो इतनी बुरे हाल में है, और अगर तुम भी परेशान होगे तो कैसे तुम्हारी मदर शांत हो पाएगी? ये देखकर बोलते हुए मतलब जिनजुशान अब जिलिंग को याली की तरफ देखने को कहते हैं, जहाँ याली पूरी तरह से रो के पूरे हाल हो गए हैं। उसका चेहरा भी पूरी तरह से आंसुओं से भीगा हुआ है और वो भी बिल्कुल कमज़ोरी से, जैसे बिल्कुल सपोर्ट से अब खड़ी हुई है। इस चीज़ को देख के अब जिलिंग अपने आंसू पूछ के कहता है, क्यों करूँ मैं मदर की फिक्र? क्या मदर ने मेरी बात सुनी? मैं मदर से बोल रहा था मत करो शाओ को ये सब चीज़ें, क्यों बनवाया आपने उसके साथ वो केक? मत बनवाते, मुझे पता था वो इतने मन से वो केक बना रही है, अंकल फिर उसे पे गुस्सा करेंगे और वो बहुत हर्ट हो जाएगी, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। ये बोल के अब कहीं ना कहीं जिलिंग अपनी ही मदर पे गुस्सा कर रहा है। वहीं जो थोड़ी देर पहले जिलिंग के शोर से उठा था, अब वो ऊपर से ये सुन के बहुत हर्ट होता है। सच्ची तो कह रहा है ये टीनेजर, सच्ची तो कह रहा है जिलिंग। विंग की वजह से ही शायद वही शो चली गई, क्योंकि विंग ने उस बच्चे के साथ इतना रूड बिहेव किया। आज सुबह की वो फेस, विशाल का फेस अब विंग के आंखों के आगे आ रहा है। अब तक जिस फेस पे विंग को सिर्फ रंजा ही दिखता था, आज उस फेस को याद करता हुआ विंग अब वहीं आंसू के साथ खड़ा हुआ है। विशाल का वो मासूम सा चेहरा, कितना डर गया था ना वो जब विंग उस पर चिल्लाया था, उसके हाथ से वो केक नीचे फेंका था। कितनी मासूमियत से वो विंग की तरफ देख रही थी, जैसे उसके बाबा ने उसका दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। आज विंग को अपने करे हुए पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अब वो क्या करे, वो यही सोच रहा है। वहीं इनके इस इमोशनल ड्रामे के बीच में अब ऑफिसर सोंगलैन आ गए हैं अपने साथ, अपने दोस्त यानी शाओ शिनचेन के साथ। शाओ शिनचेन सोंगलैन अब वहाँ पे एंट्री कर रहे थे जब सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है। विंग जो भी ऊपर खड़े होकर सब सुन रहा था, वो जल्दी से बिना होश के ही सीढ़ियों से बहुत ज़ोर से उतरने लगता है। ऑलमोस्ट 2-3 सीढ़ियों से तो गिरते ही बचा था, लेकिन अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, उसकी बेटी। इसे वो सबको इग्नोर करता हुआ ताड़ता हुआ अब सोंगलैन के पास आता है और एकदम से उसे पकड़ के कहता है, अंकल विशाल के बारे में पता चला? मिल गई मेरी बेटी? कहाँ है विशाल? अंकल विशाल मिल गई ना? विंग का दिल जैसे बस यही सुनना चाहता है, शायद विशाल भी बाहर बैठी हुई हो या विशाल कहीं हो और इन्हें पता चल गया, वो बस ये जानना चाहता है। इस पे अब सोंगलैन विंग की हालत को देखकर उसे कंधे से पकड़ते हुए शांत करवाते हुए कहते हैं, हमें विशाल के बारे में कुछ पता चला है विंग, पर मुझे नहीं पता ये अच्छी खबर है या बुरी खबर। इस बात पे
सब लोग अब शौक में सॉन्गलैंड की तरफ देखते हैं। वहीं अब जिनजुशान भी परेशान होता हुआ एकदम से आगे आता है। उसकी मदर जो अभी बिल्कुल शांत कोने में खड़ी थी, वो एकदम से जिलिंग के पास आके खड़े हो जाती हैं, क्योंकि वो भी विशाओ के लिए बहुत परेशान है। वो सब लोग एक साथ सॉन्गलैंड की तरफ देख रहे हैं। वहीं जिनजुशान एकदम से बोलता है, जो भी आपको पता है बताइए प्लीज़ ऑफिसर, आप जानते हैं एक एक मिनट कितना कीमती है, हमसे कुछ मत छुपाइए। इस बात पे आप सॉन्गलैंड सबकी तरफ देखता है और बोलता है, हमें विशाओ आखिरी बार रेलवे स्टेशन पे दिखी थी। वो छोटी सी बच्ची एक रेल के अंदर एंट्री करते हुए सीसीटीवी में दिखी। क्या विशाओ ट्रेन से कहीं जा रही थी? पर कहाँ? उसे तो किसी के बारे में नहीं पता। उसे तो बस यही पता है कि उसकी फैमिली हम लोग हैं। अब ये बोलते हुए यानी इमोशनल होके विशाओ के बारे में और जानने की इच्छा रखती है। अब सॉन्गलैंड बोलता है, मुझे नहीं पता वो किससे मिलने गई, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ वो किस ट्रेन से गई है, जो कि एक एक्सप्रेस थी। यानी वो यहाँ से सीधा एक ही सिटी में जाती है। तो ये तो अच्छी बात है ना, अब हम उसी सिटी में जाके तुरंत विशाओ को ढूंढ के ला सकते हैं, है ना। एकदम से ये खुशी में विंग बोलता है, क्योंकि विंग को लग रहा है कि बहुत सारी स्टेशन पे रुकती तो इनका काम बढ़ जाता है। पता नहीं कौन से स्टेशन पे रुकी है, पर अगर एक एक्सप्रेस में और सीधा एक ही स्टेशन पे जाना है तो शायद इन्हें विशाओ जल्दी मिल जाएगी। पर सॉन्गलैंड थोड़ा परेशान होते बोलता है, गुसु सिटी, जिस चीज़ से यहाँ खड़े सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। विशाओ की ट्रेन सीधा गुसु सिटी जाती थी। अब जहाँ लोगों की आंखों में एक चमक आई थी कि शायद विशाओ मिल जाएगी, उनकी आंखों में और डर घबराहट आ जाती है, क्योंकि गुसु सिटी इस पूरे चाइना में फेमस है गलत कामों के लिए। कहा जाता है वो एक क्राइम वर्ल्ड है, एक ऐसा शहर जहाँ सारे गलत काम होते हैं। जो भी पूरे चाइना में क्राइम्स होते हैं वो सब गुसु सिटी से ही कंट्रोल किए जाते हैं। एक तरीके से वो माफिया की सिटी है, जहाँ बड़े बड़े क्राइम माफिया, क्राइम फैमिली से बिलोंग करने वाली फैमिलीज ही रहती हैं। वहाँ पे एक मासूम से 8 साल के बच्चे का जाना, ये सोच के यहाँ हर कोई डर चुका है। कहा जाता है गुसु सिटी में तो किसी पुलिस वाले की भी कोई पावर नहीं चलती है। वहाँ तो नाम की ही पुलिस स्टेशन है, पर उनके अंदर कोई नहीं होता, और जो होता है वो उन माफिया की कठपुतली होती है। वहाँ का कोई पुलिस ऑफिसर क्या सॉन्गलैंड या इस छोटी सी फैमिली की हेल्प करेगा? शायद नहीं। यही कारण है गुसु सिटी सुनते ही अब जो मैडम जिन बिल्कुल शांत थी, अब वो भी घबरा के सोफे पर जोर से गिर जाती हैं और तुरंत अपना सर पकड़ के कहती हैं, गुसु सिटी, मासूम सी बच्ची उस खतरनाक शहर पहुंच गई। कैसे हुआ ये? बेचारी मैडम जिन जब ये घबरा के बोलती हैं तो विंग की आंखों में भी आंसू भर जाते हैं। अब तुरंत याली सबको इग्नोर करते हुए अपनी मदर इन लॉ के पास बैठ के उन्हें शांत करते कहती है, मदर शांत हो जाइए, हम विशाओ को ढूंढे गुसु सिटी जाएंगे। क्या हुआ अगर वो गुसु सिटी चली गई है तो हम उसे वहीं ढूंढने जाएंगे। तुम्हें नहीं पता याली, तुम्हें शहर के बारे में नहीं पता, पर मुझे पता है ये पुलिस वाले आज हमारे सामने जो इस सर झुका के खड़े हैं ना, इसी मारे खड़े हैं क्योंकि ये जानते हैं ये भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। अब विशाओ को वहाँ से हम कैसे ढूंढ के लाएंगे? मैडम जी अब बहुत परेशान होते हुए बोलती हैं। यानी इमोशनली अब अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती है, जहाँ उसके हस्बैंड की आंखों में भी वही बेचारापन है जो यहाँ खड़े बाकी लोगों की आंखों में है, जैसे सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन। पर विंग एकदम गुस्से में बोलता है, लाएंगे, मैं अपनी बेटी को वहाँ से वापस लाऊंगा। हम विशाओ को उसके घर वापस जरूर लाएंगे। मैं विशाओ को लेने खुद गुसु सिटी जाऊंगा। इस बात पे सब लोग विंग को देखने लगते हैं। वहीं सॉन्गलैंड सीरियस वॉइस में बोलता है, विंग तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले वहाँ जाओगे और तुम्हें विशाओ मिल जाएगी? वहाँ किसका राज चलता है तुम्हें नहीं पता, वहाँ माफिया का राज चलता है। वहाँ के कोई पुलिस ऑफिसर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ फ़ोन करके एक ऑफिसर से कनेक्ट करने की कोशिश की थी जिसका नाम शू यांग है, पर वो भी यही कह रहा है कि वो सिर्फ कोशिश करेगा, पर उसके पास भी ज़्यादा पावर नहीं है। होता वहाँ वही है जो वहाँ के माफियाज चाहते हैं। कैसे ढूंढोगे तुम? इस बात पे अभी एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, क्योंकि मैं भी एक माफिया की ही मदद लूँगा। जिसे यहाँ खड़े सब लोग शौक में विंग को देखने लगते हैं।
पर यानली बिल्कुल शौक नहीं है। यानली सिर्फ इमोशनली विंग की तरफ देख रही है, पर उसकी आंखों में कोई शौक नहीं है। अभी एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, अगर विशाव की बात है तो आज मैं उस इंसान से दोबारा मिलूंगा जिस इंसान ने ये सब कुछ शुरू किया था। मैं अभी गोसू सिटी के लिए निकल रहा हूँ। ये बोलता हुआ अभी ऊपर अपना बैग पैक करने ही जाने लगता है। वहीं सोंगलेन परेशान होता हुआ विंग की तरफ देख रहा है, पर यानली आप सबकी तरफ देखती है और बोलती है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उसे गोसू सिटी में कोई कुछ नहीं कहेगा। विंग को गोसू सिटी में कोई इंसान टच करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। बस आप सब लोग विंग और विशाव ठीक रहे इस चीज़ की विश कीजिए और आप अपने अपनी जगह जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पूरा दिन बहुत मुश्किल से बीता है। ये बोलकर याली वहाँ से उठ के सीधा चली जाती है, जिसे जिन जुशान को बहुत गुस्सा आता है। कैसे बोल सकती है याली सबको रेस्ट करने के लिए? जिन जुशान भी उतना ही ज़्यादा विशाव के लिए परेशान है जितना शायद सब लोग हैं, क्योंकि उसने भी उस बच्चे को बचपन से अपनी गोदी में खिलाया है। उसने यही जिन टाउन में ही तो बर्थ लिया था, उसका जन्म यही तो हुआ है। 1 महीने से लेकर उसकी 8 साल की हर एक मेमोरी अभी भी जिन जुशान की दिमाग में है। इसे जिन जुशान सबको इग्नोर करता हुआ गुस्से अपनी वाइफ के पीछे जाता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता तुम बाहर क्या बोल के आई हो। तुम्हें लगता है हमारी विशाव उस गोसू सिटी में है और विंग वहाँ अकेला जा रहा है और फिर भी तुम ऐसी बातें हमसे कर सकती हो? तुमने मदर की हालत देखी? तुमने अपने बेटे की हालत देखी? क्या हालत होगी उन दोनों की बिना विशाव के? अगर विशाव को कुछ हुआ तो यानी सिर्फ तुम्हारे भाई को नहीं, इस पूरे घर को बहुत दुख होगा और तुम फिर भी शांत हो। ये बोलते हुए अब यानी जो बिल्कुल शांति से अब एक ग्लास में पानी भर रही थी, वो उस ग्लास को खुद ना पी के जिनजुशान के हाथ में देते हुए कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ अब विशाव हमारी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएगी। अगर वो कहीं और होती तो शायद मैं तुम्हारी तरह परेशान होती, लेकिन अब वो गोसू सिटी में है, उसके फादर की सिटी, जहाँ उसके फादर की फैमिली राज करती है। विंग वहाँ इसी वजह से जा रहा है क्योंकि वो जानता है कि उस शहर में बिना उसके अल्फ़ा के पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस चीज़ से अब जिन जुशान के हाथ में जो पानी का ग्लास था वो तड़ाम करके नीचे गिर के टूट जाता है और एकदम से वो सीरियस वॉइस में बोलता है, फादर, क्या विंग का अल्फ़ा मर नहीं चुका था? तुमने मुझे बोला था ना विंग का अल्फ़ा उसके साथ नहीं है, विंग का कोई अल्फ़ा नहीं है, तो अब विंग का अल्फ़ा कहाँ से आया और विशाव का फादर? अब इस बात पे यानी इमोशनली अब जिन जुशान को शांति से बैठाते हुए कहती है, मुझे माफ़ कीजिए अल्फ़ा, मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई थी। मैंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं विंग के पास के बारे में अपने इन-लॉज को नहीं बताऊंगी। इसी शर्त पे उन्होंने मुझे विंग को यहाँ लाने की परमिशन दी थी। आप ये जानते हैं विंग मेरा एडॉप्टेड भाई है। आप ये भी जानते हैं कि मैं विंग को बहुत प्यार करती हूँ और आप मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपने कभी मुझसे उसके बारे में ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करे। पर आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि जब आपकी और मेरी शादी हुई थी तो विंग कहाँ था? आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि विंग अचानक से मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आया, क्योंकि पहले तो मेरी फैमिली जब मैं कभी विंग की बात ही नहीं करते थे। इस बात पे जिन जुशान अब याली की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो सही में ये सवाल कई बार सोचता भी था। सच में उसके दिमाग में ये सवाल कई बार आते भी थे, लेकिन वो याली को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो खुद से ये सवाल कभी नहीं पूछता था। अब याली अपने हस्बैंड को देखते हुए कहती है, थैंक यू मेरी हमेशा रिस्पेक्ट करने के लिए, हमेशा मुझे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। आपने शायद कभी ये सवाल पूछा तो नहीं, पर आपकी आंखों में ये सवाल मैंने कई बार देखा था और आज मैं आपको हर सवालों के जवाब या ये कहूँ विंग और मेरी फैमिली का सच बताऊंगी। आज मैं विंग का वो पास्ट आपको बताऊंगी जिस पास्ट के कारण मेरा भाई ऐसा बन चुका है। ये बात बोलते हुए याली बहुत इमोशनल होके अब बिल्कुल जिन जुशान के कंधे पे सर रख लेती है, क्योंकि शायद वो अपने हस्बैंड को ये बात बताने से पहले थोड़ा कंफर्टेबल फील करना चाहती है। वहीं जिन जुशान अपने हाथों से याली की पैक पे रब करते हुए बोलता है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मैं भी आज सब कुछ सुनना चाहता हूँ।
मैं भी जानना चाहता हूँ कि विंग क्यों गोसू सिटी जाने के लिए से पहले इतना कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि मुझे तो विंग और विशाओ दोनों की फिक्र हो रही है। अब यहाँ ली थोड़ा सा फेस ऊपर करके बोलना शुरू करती है। मेरा भाई, मेरा अडॉप्टेड भाई हमारी ज़िंदगी में तब आया था जब वो सिर्फ एक 6 साल का छोटा बच्चा था। हैरानी की बात यह है, जिस छोटे से बच्चे को एक बार में मिलते ही मुझे और जंगचा को इतना अटैचमेंट हो गया था, उस बच्चे को देखकर मेरी माँ को सिर्फ गुस्सा और नफ़रत होती थी। मेरी मदर को विंग कभी पसंद नहीं था, लेकिन वो चुप थी क्योंकि विंग एक ओमेगा था। वो जानती थी मेल ओमेगास के लिए कितने सारे लोग एक तरीके से इंटरेस्टेड होते हैं और अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं। इसीलिए मेरी मदर विंग को अपने घर रखने के लिए मान गई थी। उन्होंने विंग की कम उम्र में ही, शायद जब तक विंग को अल्फ़ा ओमेगा बीटा जैसे शब्दों का मतलब भी नहीं पता था, तभी अपनी एक दूर के रिलेटिव के अल्फ़ा सनसेट ब्रॉथल, यही कह दो, इंगेज भी कर लिया था। विंग इन सब से अनजान अपनी छोटी सी ज़िंदगी हमारे साथ स्पेंड कर रहा था, जब उसकी ज़िंदगी में लांग वांगजी आया। 12 साल की कम उम्र में लांग वांगजी ने हमारे ही स्कूल में एडमिशन लिया था। लांग वांगजी जब हमारे स्कूल में आया था तो विंग उससे एकदम से दोस्ती कर लेता है। 12 साल के विंग और लांग वांगजी की दोस्ती तुरंत हो गई। दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। वो लांग वांगजी, जिसे स्कूल के सब लोग पसंद तो करते थे, पर उसके कोल्ड आदत नेचर की वजह से उसके पास नहीं जाते थे, वो लांग वांगजी भी विंग के साथ काफ़ी हैप्पी रहता था। मुझे लगा था मेरे भाई को एक अच्छा दोस्त मिल गया, जिसके साथ रहने से मेरे भाई में भी कुछ बदलाव आ गए थे। जैसे वो अपना होमवर्क टाइम पे करने लगा, अच्छे मार्क्स आने लगे, क्लास में सीरियस होने लगा और थोड़ी मस्ती कम करने लगा। मैं खुश थी अपने भाई और लांग वांगजी की दोस्ती में, पर ज़िंदगी तब बदली जब 14 साल के लांग वांगजी और विंग को मेरी मदर ने हमारी ही छत पे किस करते हुए देख लिया। मेरी मदर गुस्से में पागल हो गई। उन्होंने विंग को उस दिन बहुत पीटा और यहाँ तक कि विंग को स्कूल जाने से भी मना कर दिया। मेरे फादर ने इस चीज़ के अगेंस्ट उन्हें रोकने की कोशिश की तो मेरी मदर ने उनको धमकी दे दी कि वो उनसे अपनी शादी को तोड़ देंगी अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि अब वो विंग को यहाँ नहीं बल्कि उसके होने वाले इन-लॉज के पास भेज देंगी। ये बात सुनकर विंग भी बहुत डर गया, क्योंकि वो लांग वांगजी को अब प्यार करने लगा था। 14 साल की कम उम्र में वांगजी और विंग हमारे घर से चले गए थे। विंग मेरे घर को छोड़ के भाग गया था। आखिरी में उसने मुझे यही बोला था कि वो लंजा के अलावा किसी और अल्फ़ा को कभी प्यार नहीं कर पाएगा। मैं समझ नहीं पाई थी कि 14 साल की कम उम्र में इतना प्यार विंग के मन में कब वांगजी के लिए आ गया कि उसने हम सबको छोड़ दिया। मेरी मदर ने उस दिन हम सबको कसम दी थी कि अब विंग जब यहाँ से भाग गया है तो उनका विंग से कोई मतलब नहीं है। मुझे और मेरे भाई को विंग की बहुत याद आती थी, लेकिन हम अपनी मदर के सामने कुछ नहीं कर पाए। जैसा हमारी मदर ने कहा हम वैसा ही करते रहे और हम सब ने सबके सामने विशान कभी हमारी ज़िंदगी में था एक्सेप्ट करा ही नहीं। उसके बाद मेरी तुमसे शादी हो गई और मैं और तुम यहाँ जिन टाउन आ गए। पर एक दिन मुझे पता चला कि विंग मेरे भाई को वापस मिला था। जंचा का जब मेरे पास कॉल आया था तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि जंचा ने मुझे बताया था कि उसने विंग को रिवर के पास से रोका है। यूनबक में तुम्हें अच्छे से पता है बहुत सारे पॉन्ड्स हैं और बहुत ऐसे पॉन्ड्स भी हैं जो कितने गहरे हैं कोई बता भी नहीं सकता। विंग उनमें से एक पॉन्ड में डूबने गया था, जहाँ मेरे भाई ने उसे सेव कर लिया। इससे पहले विंग खुद को नुकसान पहुंचा था, मेरे भाई ने उसे सेव कर लिया था। मैं उस दिन विंग के पास जब पहुंची थी तब विंग ने मुझे जो बताया वो सुन के मेरे पैरों के नीचे से भी ज़मीन हिल गई। विंग ने हमें बताया वो लांग वांगजी जिसे हम एक सीधा सादा शरीफ सा बच्चा समझते थे, वो लांग वांगजी माफिया फैमिली से बिलोंग करता है। 14 साल का विंग जब हमारे घर से निकला था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने भाई को एक माफिया के बेटे के साथ भेज रही हूँ। माफिया का नाम सुनते ही अब तक
तो जिन शांति से बैठ के सब सुन रहा था, एकदम से घबरा के बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे स्कूल में वो जो नया बच्चा आया था लांग वांगजी, वो एक माफिया फैमिली से बिलोंग करता था? हाँ, ये बात विंग को भी शायद कुछ दिन पहले ही पता चली थी जब वो हमें मिला था। यानी अब मुझे सही से सब कुछ बताओ, क्या हुआ था जब विंग तुम्हारा घर छोड़ के गया था? और विंग के बच्चा यानी फर्स्ट बेबी आयन, वो कैसे गायब हुआ? मुझे ये तो पता है विंग अपने फर्स्ट बेबी को खो चुका था। उसका फर्स्ट बेबी काफ़ी साल पहले किडनैप हो गया था, जिसके कारण वो अब तक डिप्रेशन में रहता है। लेकिन वो बच्चा क्या उसी माफिया के बेटे रामराम जी का था? और क्या हुआ था इन दोनों के बीच में? इस बात पे अब यानी बहुत इमोशनल होके बिल्कुल जिन निशान के पास से उठती है, अपने आंसू को पूछते हुए अब विंडो के पास आके खड़े हो जाती है और मून को देखने लेते हुए बोलती है, वो दोनों निकले थे हमारे घर से एक हैप्पी ज़िंदगी बिताने। उन्हें लगा था एक दूसरे के साथ वो ये ज़िंदगी बिता लेंगे। वो ऐसा कर भी रहे थे। वांगजी और विंग दोनों जियांग्स फैमिली से दूर, युनवक से दूर, एक छोटे से टाउन में जो युनवक के पास ही था, जिसका नाम इलिंग टाउन था, उसी के पास अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। दोनों काफ़ी ज़्यादा रिच या एक कह दो लग्जरी लाइफ तो नहीं स्पेंड कर रहे थे, लेकिन जैसी भी ज़िंदगी थी वो अच्छे से जी रहे थे। उन दोनों ने इलिंग शहर के ही द इलिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पार्ट टाइम जॉब करके अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। विंग ने अपनी फर्स्ट हीट वांगजी के साथ बिताई भी थी और उसके बाद वांगजी ने मेरे भाई से शादी भी कर ली थी। मुझे आज तक वो दिन याद है जब मेरे भाई ने खुशी से कई साल बाद हमें कॉल किया था। 17 साल के विंग और वांगजी ने शादी कर ली थी। मैं जानती थी वो दोनों बहुत यंग है, तब तक तो मेरी और तुम्हारी भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसे फ़ोन पे फेशिस दे दी थी, क्योंकि हम जानते थे मदर हमें उस शादी में तो जाने नहीं देंगी। और विंग भी खुश था कि हम उसके इस फैसले से खुश हैं और उसका साथ दे रहे हैं। वांगजी और विंग अपनी एक हैप्पी लाइफ बिता रहे थे जब उनकी ज़िंदगी में एक और उनकी हैप्पीनेस बढ़ाने पर्सन आया। सिर्फ 19 साल का था विंग जब वो फर्स्ट टाइम मदर बना था, और हम सब की ज़िंदगी में आयन आया था। आयन के बर्थ ने विंग की लाइफ में इतनी हैप्पीनेस बढ़ दी थी कि विंग हर दिन मुझे आयन की फ़ोटोग्राफ्स और वो कैसे आयन के साथ हैप्पी है उसके वॉइस नोट और फ़ोटोज़ भेजता था। आज तक मुझे वो विंग की चहकने वाली आवाज़ कानों में गूंजती है जब मेरा भाई मदर बनने के बाद हर बात मुझसे शेयर करता था। फ़ोन करके आयन ने आज चला सीजे, आज आयन ने फर्स्ट स्टेप रखा कहकर मुस्कुरा रहा था। मुझे अब तक याद है उस समय विंग अपनी लाइफ में इतना खुश था कि उसने अपने कॉलेज ड्रॉप करके अपने करियर तक को पीछे होल्ड पे डाल दिया था। पर लांग वांगजी वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने दोबारा विंग को उसकी एजुकेशन को पूरा करने दिया। वो दोनों इतने खुश थे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे विंग उस हालत में मिलेगा। उन दोनों की लाइफ में खुशियों को जैसे पता नहीं किसकी नज़र लगी। विंग और वांगजी के बेबी आयन की किसी ने किडनैपिंग कर ली। कोई नहीं जानता था कि एक दिन ये सब हो जाएगा। आयन जो हम सब की लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था, इतनी दूर होने के बावजूद आयन के साथ मुझे खुद को कनेक्ट होता था। वो हमारे घर का फर्स्ट चाइल्ड था। जिलिंग भी आयन के 1 साल बाद पैदा हुआ था। मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी क्योंकि मदर ने मुझे कसम दी थी, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी जब जिलिंग और आयन एक साथ मिलेंगे तो दोनों भाई कितना खेला करेंगे। दोनों ही अल्फ़ा हैं तो जल्दी बॉन्ड भी हो जाएंगे। मैं यही सोचा करती थी, लेकिन मेरी सोच और हम सब की खुशियाँ आयन की किडनैपिंग ने हमसे छीन ली। वो दिन अभी भी मेरे दिमाग में आई, बिल्कुल उतना ही ताज़ा है। ये बात बोलते हुए यानली अब एक फ्लैशबैक में चली जाती है जिस दिन विंग अब जंगचा और यानली को मिला था। विंग पूरे बेहाल हालत में था और हॉस्पिटल बेड पे था जब यानली को जंगचा ने कॉल किया था। यानली सब कुछ भूल के तुरंत अब युनबक पहुंच गई थी, जहां इस समय वो हॉस्पिटल में विंग हॉस्पिटल में था। विंग को हॉस्पिटल में देखते यानली कुछ समय झंझा को हिलाते बोलती, झंझा विंग की हालत कैसे हुई और तुम अकेले क्यों हो? इसका हस्बैंड कहाँ है?
हम जी कहाँ है? इस बात पे अभियान एकदम से गुस्से में अपनी बहन को देखे बोलता है, नाम मत लो उसका सीजे, उसी की वजह से तो देखिए हमारे भाई की क्या हालत हो गई है। उस इंसान ने ही मेरे भाई को इस हालत पे पहुंचा दिया है कि वो खुद को खत्म करने जा रहा था। सीजे सीजे, अगर मैं वहाँ से ना निकल रहा होता तो शायद आज हमें वीक की डेड बॉडी मिलती। क्या बोला अर्जुन? ऐसा मत बोलो। अयन ऐसा क्यों करेगा? मेरी तो अयन से भी कुछ दिनों पहले ही बात हुई थी, वो तो इतना खुश था, फिर ये सुसाइड। सीजे, उस लांगवांग जी की वजह से, उसकी फैमिली की वजह से, उसकी फैमिली के किसी एनिमी ने उसके फादर को ब्लैकमेल करने के लिए हमारे अयन को किडनैप कर दिया। इस बात पे अब शालिनी शॉक हो गई। किडनैप? हाँ सीजे, आपको पता है वो लांगवांग जी माफिया से बिलोंग करता था। उसके फादर गुसु सिटी के माफिया लॉर्ड हैं, लॉर्ड चिंगेजुन। उसके फादर और उसकी एनिमी गैंग में काफ़ी दिन से वॉर चल रही थी। वो लोग एक दूसरे को मार के जल्द माफिया लॉर्ड बनने के लिए रेस में थे। चिंगेजुन की डेथ के बाद उसे लगा था कि वो माफिया वर्ल्ड में रूल करेगा, लेकिन चिंगेजुन के छोटे भाई लांचीरन और लांगवांग जी के बड़े भाई लांशीचेन ने उसके लोगों को मार के उससे उसकी पावर छीन ली थी, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट होके चिंगेजुन की डेथ के बाद भी पावर उसे नहीं मिली। इस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन में उसने लांशीचेन और लांचीरन को ब्लैकमेल करने के लिए लांगवांग जी और विंग के बेबी को किडनैप कर लिया। उसने हमारे अयन को किडनैप कर लिया सीजे। अब एकदम से वेंजी 2 कदम पीछे होकर एक वॉल के सपोर्ट से बोल गई, माफिया किडनैपिंग मर्डर, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सब चीज़ों में हम नहीं है। अयन तो एक सिंपल सी लाइफ बिता रहा था, उसकी तो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, अचानक से ये सब चीज़ें। सीजे, मुझे भी यही लगा था अयन एक रिच फैमिली के साथ ये लग्जरी लाइफ नहीं बिता रहा, पर वो एक हैप्पी लाइफ बिता रहा है। पर ये सच नहीं है सीजे, उसकी हैप्पी लाइफ अब नहीं रही। उस लांगवांग जी की फैमिली को ब्लैकमेल करने के चक्कर में वो अयन को किडनैप करके ले गए, और शायद अब तक अयन को नहीं, अयन को कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक होगा। ये गलत समय पता नहीं सीजे क्या सही है क्या गलत है, बट मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पुलिस के पास जाके जानने की कोशिश की, पर एंड पे यही पता चला कि शायद अब अयन हमें कभी नहीं मिलेगा। इस बात से अभियान घुटनों पर गिर जाती है, और उसे भी अब अयन के सारे पिक्स, वो हैप्पी फोटोज़ जो विंग भेजता था, वो सब उसकी आंखों के आगे आने लगती है, और वो अपने चेस्ट पे हाथ रख के कहती, इतना छोटा सा बच्चा, वो तो सिर्फ 5 साल का था, इस सब माफिया के चक्कर में उस बच्चे को टारगेट किया इन लोगों ने। ये सब हमारे अयन के साथ क्यों हुआ? ये सब हमारे अयन के साथ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे अयन ने उस लांगवांग जी पे ट्रस्ट किया। उस लांगवांग जी ने हमसे कितने सालों तक अपना सच छुपाया है सीजे। उसने कितने सालों तक हमारे सामने नाटक किया कि वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, पर असलियत में तो वो उस माफिया से बिलोंग करता था, जिन माफिया ने मिलकर हमारी विंग की लाइफ को बर्बाद कर दिया। सीजे, विंग लांगवांग जी को हमेशा के लिए छोड़ के आ चुका है। वो उस इंसान के साथ नहीं रह सकता सीजे, जिस इंसान की फैमिली के कारण उसने अपने अयन को खो दिया। सीजे, विंग तो आज शायद खुद को भी खत्म करने जा रहा था, पर क्या तुम रुक क्यों गए? बोलो ना। पर शायद गॉड का कुछ और प्लान है सीजे, क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर ने बताया विंग 3 मंथ प्रेग्नेंट है। इस बात पे अभियान अपना सर पकड़ लेती है और सोच में पड़ जाती है। इस समय विंग की जो हालत है, वो खुद को ख़त्म करने की मोड़ पे आ चुका है। उसकी फैमिली पूरी तरह से उजड़ चुकी है, उसका पहला बच्चा उसकी ज़िंदगी से जा चुका है। इस समय ये प्रेगनेंसी कैसे संभालेगी सब कुछ? परियाली हिम्मत करके अभियान के बिल्कुल पास आती है और उसके शांति से उसे पकड़ते बोलती है, हाजी, तुम और मैं अब कमज़ोर नहीं पड़ सकते। तुम अच्छे से जानते हो आएंगा बिल्कुल अकेला है, और उसके अंदर एक छोटी सी ज़िंदगी है जो हमारे अयन की तरह एक इनोसेंट सोल है। उसकी कोई गलती नहीं है। उसके माँ बाप, उसके भाई
जो भी कुछ हुआ है उसमें वो इंसान सबसे ज़्यादा मासूम है, इसलिए हम उस मासूम के बारे में सोचेंगे। हमारे दोनों मिलकर आइन और उसके बेबी को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं आज ही आइन को लेके जेन टाउन जाऊंगी। पर सीजे, आप मदर को जानते हो ना, मदर ऐसा नहीं होने देगी। मैंने आपको फ़ोन किया लेकिन मैंने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई है। सीजे, मदर को पता चल गया तो वो फिर से क्या तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करेंगी, हमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगी, धमकी देंगी? तो ठीक है, ना रखें वो मुझसे कोई रिश्ता। आज के बाद मैं भी कभी युनबा की जियांग क्लैन नहीं आऊँगी, पर मैं अपने भाई को इस समय अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम हो ना, तुम संभाल लेना मदर को, फादर को, इस पूरे फैमिली को, और मैं संभालूंगी आइन को। ये बोलते हुए अब याली जांचा की तरफ इमोशनली देखने लगती है। मैं जांचन भी, जो अभी तक रो रहा था, अपने आंसू पूछते हुए कहता है, आपने सही कहा सीजे, अगर हम दोनों को भी अलग होना पड़ा तो हम अलग होकर इस फैमिली को, उस मासूम बच्चे को जो भी इस दुनिया में नहीं आया, और आइन को सेव करेंगे। आज से आप आइन और उस बेबी को सेव करना, उनका ध्यान रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, और मैं ध्यान रखूँगा कि गलती से भी लेंस या फिर से उस माफिया की परछाई भी मेरे भाई पे ना पड़े। मदर और फादर को मैं संभाल लूँगा। उस दिन यानली और जंचा ने यही चीज़ फाइनल की। बेहोशी की हालत में ही यानली विंग को लेकर जेन टाउन आ गई। यहाँ पे आके यानली ने कुछ महीने तक ये बात अपनी फैमिली से छुपा के विंग का छुप के ध्यान रखा। विंग को समझाया कि वो अब प्रेग्नेंट है, उस बच्चे को उसके बारे में सोचे जो उसका उसी तरीके से मतलब बिलोंग करता है, या उसका बेबी है जैसे आयुन था। तो अगर वो आयुन के लिए इतना इमोशनल है कि खुद की लाइफ एंड करने के बारे में सोच रहा है, तो क्या वो एक बार इस बच्चे के लिए अपनी लाइफ जीने की नहीं सोच सकता? ये बच्चा तो उसी का है, और ये बच्चा एक तरीके से आयुन के ना उसके पास ना होने के बाद उसकी लाइफ में आया, तो क्या पता ये आयुन का ही रूप हो। ये बोलते हुए याली ने विंग को इस प्रेगनेंसी के साथ खुद का ध्यान रखने के लिए इंकरेज किया, पुरानी बातें भूलने की कोशिश करवाने में हेल्प करी, और दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट दिमाग में ना लाने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं यानली की इमोशनल बातें, सपोर्ट और केयर के कारण विंग भी थोड़ा थोड़ा आयुन के गम से और अपनी पास्ट लाइफ से बाहर आने लगा था। वो अपनी प्रेगनेंसी में अपना खूब ध्यान रखने लगा था। जब उसकी लाइफ में वी शाओ आई, जो आयुन की तरह एक अल्फा ही थी लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल थी, तो उसे अपनी लाइफ में को ना ख़त्म करने की जो एक तरीके से उसका डिसीजन था, उस पर उसे ये खुशी हुई कि उसने ये डिसीजन लिया और सुसाइड अटैम्प्ट नहीं करी दोबारा। अब जब विंग के हाथ में उसकी छोटी सी विशाओ आती है, तो वो विंग जो बहुत खुश हुआ था कि उसके पास फिर से एक बेबी आ गया, वो फिर से मदर बन गया, विशाओ को देख के ही वो शॉक में चला जाता है, क्योंकि विशाओ पूरी तरह से लांगवांगजी जैसी दिखती थी। जिस इंसान से विंग को अब इतनी नफरत हो गई, जिस इंसान ने उसे इतना धोखा दिया, अपना सच छुपाया, अपनी फैमिली का सच छुपाया, और उसकी फैमिली की वजह से विंग की फर्स्ट बेबी चला गया, उस इंसान के जैसा दिखने वाले बेबी को विंग चाहकर भी कभी प्यार नहीं कर पाया। और इतने साल तक वो सब कुछ जो अभी स्टार्टिंग से हम सब सुन रहे थे, वो वैसे ही होता रहा। यानी जब सब कुछ जिन जुशान को बता देती है, तो अब जिन जुशान अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी वाइफ को पैक हक करके उसे शांत करते हुए कहता है, इसलिए तुम कह रही थी कि गुस्सू सिटी में विंग सब संभाल लेगा, क्योंकि गुस्सू सिटी तो एक तरीके से विशाओ की ही फैमिली की सिटी है। पर तुम चिंता मत करो यानली, शायद डेस्टिनी ने ही कुछ सोच के ये किया होगा। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर मुझे तुम्हारी बातों में कहीं ना कहीं लांगवांगजी के लिए भी हर्ट हो रहा है। इस बात पे यानली जो भी शांति से खड़ी थी, वो एकदम से अपने हस्बैंड से दूर होकर कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? यानली, तुम विंग की बहन हो, तुम्हारी फैमिली विंग के बारे में सोचती है और विंग के साथ इमोशनल अटैच्ड है। इसे तुम्हारी स्टोरी में तुमने सिर्फ विंग की ही बारे में सोचा और विंग के बारे में ही मुझे बताया, लेकिन एक इस नज़रिए से सोचो कि जिस तरीके से विंग तुम्हारा भाई है, तो तुम्हें उसकी फीलिंग और दर्द का महसूस हो रहा है, उस तरीके से मैं एक फ़ादर हूँ, और मैं एज अ फादर
लांगवांग जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो इंसान इस समय किस हालत में होगा जिसने अपने बच्चे को खो दिया। फादर अपने बच्चे को अपने से पहले रखते हैं। कहते हैं मदर 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है, तो वहीं फादर पूरी लाइफ टाइम तक बच्चे को अपने दिमाग में पालता है। कहीं ना कहीं वांग जी भी तो अपना फर्स्ट बेबी गंवा चुका था। सेम डे उसने अपनी पूरी फैमिली को गंवा दिया। एक तरफ उसका बच्चा चला गया और दूसरी तरफ वो ओमेगा जिसे वो इतना प्यार करता था, इतने सालों तक एक नॉर्मल ज़िंदगी उसके साथ बिता रहा था। अगर वो एक माफिया फैमिली से बिलोंग करता होगा तो उसके पास तो खूब सारा पैसा होना चाहिए था, वो तो एक लग्जरी लाइफ बिता सकता था। लेकिन उसने अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर तुम्हारे भाई के साथ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ को चूज़ किया। इसका मतलब ये था कि वो तुम्हारे भाई को बहुत प्यार करता था। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ उसके बाद तुम लोगों का लेंस पे गुस्सा होना, लैन फैमिली पे गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन लांगवांग जी पे गुस्सा, क्या तुम्हें लगता है वो ठीक रहेगा? हाँ, अब एक बहुत देर हो चुकी है, करीबन 9 साल हो चुके हैं इस बात को। पर तुम खुद सोचो, क्या 9 साल में उस इंसान ने अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को मिस नहीं किया होगा? जब विंग अब तक, जब उसके पास वी शाओ है, तुम हो, मैं हूँ, जीलिंग है, सब लोग हैं, तब भी उसे अभी भी अपने आयन की याद आती है। वो अब तक उस दर्द से बाहर नहीं आ पाया। तो लांगवांग जी जिसके पास शायद कोई भी नहीं है, उसकी माफिया फैमिली उसे क्या ही सपोर्ट करती होगी, कैसे ही इमोशनल हेल्प करती होगी, वो 9 साल में कैसे जी रहा होगा? क्या तुम्हारे दिमाग में एक बार आई इस बात पे? यानी जो थोड़ा गुस्सा है वांग जी से, वो एकदम से अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है, अल्फा आप उसके बारे में कुछ मत बोलिए। मैं नहीं चाहती कि आप उस इंसान को किसी तरीके से भी सिंपैथी शो करें, वो इस लायक नहीं है। अगर वो पहले ही विंग को सच बता देता, वो पहले ही विंग को अपना बारे में बता देता, तो शायद क्या कर लेते तुम लोग? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो उससे बात छुपा रहा था, पर क्या पता वो विंग से ये बात इसलिए छुपा रहा हो क्योंकि वो विंग को खोना ना चाहता हो। मैं लांगवांग जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और ना ही उसे सिंपैथी कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि एज अ फादर उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था। वैसे तुम और मैं इस बात पे ज़्यादा बहस नहीं करते हैं वैसे, और विंग जो यहाँ से जा रहा है उसके बारे में सोचते हैं। चलो, अब वो जा रहा है तो उसकी मदद के बारे में कुछ सोचते हैं। मैं अब सच जानने के बाद, लांगवांग जी का सच, गुसू सिटी का सच जानने के बाद विंग को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ भेज सकता। मैं विंग के साथ जाऊँगा। इस बात पे यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा के एकदम से जिन निशान का हाथ पकड़ लेते, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप वहाँ उस माफिया सिटी में जाएंगे? पर क्या अपने भाई पे तुम्हें यकीन है कि उसे कुछ नहीं होगा? तो अपने हस्बैंड पे भी यकीन करो कि मुझे भी कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरीके से तुम विंग को अपना छोटा भाई मानती हो, मैं भी विंग को अपना छोटा भाई मानता हूँ, और मैं विशाओ को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। मैं वहाँ विंग के सपोर्ट के लिए इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी विशाओ को ढूंढना है। मैं विशाओ को वहाँ नहीं ढूंढने जाऊँगा तो मैं जानता हूँ जीलिंग और मैं बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं जीलिंग को बहुत प्यार करता हूँ यानी, और मैं ये भी जानता हूँ मेरी इस पूरी फैमिली की खुशियाँ विशाओ ही है, इसलिए मैं विशाओ को ढूंढने जाऊँगा। जिन जुशान अब याली को समझाता हुआ विंग के साथ जाएगा, उसे एक तरीके से मनाने लगता है। याली शुरू में तो बहुत मना करती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई है अपने हस्बैंड को लेकर उस माफिया जगह, एक ऐसी क्राइम वर्ल्ड में भेजने हुए। लेकिन जब जिन जुशान उसे बार बार समझाता है, उसे यकीन दिलाता है कि विंग तो एक ओमेगा है, अकेले जा रहा है, उसके साथ एक अल्फ़ा एज अ बिग ब्रदर, मैं जाऊंगा तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, वो भी है विशाओ के लिए कुछ करना चाहता है। तो याली आखिरी में हार मान के अपने हस्बैंड की बातों पर एग्री हो जाती है। विंग जो अपने बैग अभी पैक करके रूम से बाहर निकल रहा था, वो देखता है कि अब रूम से बाहर उसी की तरह एक बड़ा सा बैग लिए हुए जिन जुशान भी खड़ा है। तो वो शौक में पहले याली फिर जिन जुशान को देखता है, जैसे याली आप कुछ ना बोलकर बस नज़र नीचे कर लेती है, और वहीं जिन जुशान एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, अपनी बहन को मत देखो और जल्दी से मेरे साथ चलो, कुछ देर में गोसू सिटी के लिए एक और ट्रेन निकल रही है, हम उसे मिस नहीं कर सकते हैं।
और ये बोलते हुए जैसे जिन निशान विंग को कुछ और ना बताते हुए डायरेक्ट उसे ऑर्डर देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे विंग कुछ ना बोलते हुए याली की तरफ सिर्फ एक बार देखकर उसके हाथ पे हाथ रख के कहता है, सीजे मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ब्रदर इन लॉ और अपनी बेटी को लेकर सेफली जल्दी ही आपके पास आऊँगा। एक तरीके से वो जानता है याली बहुत परेशान होगी, इसलिए वो याली को यकीन दिला रहा है। वहीं अब जिनजुशान और विंग ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं, जहाँ दोनों ही शांत हैं। पर जिनजुशान जब देखता है कि विंग सिर्फ विंडो के बाहर देख रहा है और कुछ बोल नहीं रहा, तो वो अब थोड़ा सा सीरियस वॉइस में बोलता है, तुरंत लांग वांग जी को फ़ोन करो। जिससे विंग अब शॉक में जिनजुशान को देखता है, क्योंकि उसे पता है याली ने अब तक लांग वांग जी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज जिनजुशान लांग वांग जी का नाम ले रहा है, इसलिए वो थोड़ा शौक में है। अब जिनजुशान जिसने अभी भी अपनी आंखें बंद करी हुई थी और सर सीट पे रेस्ट पे रखा हुआ था, वो आंखें बंद ही बोलता है, मैं लांग वांग जी के और तुम्हारे बारे में अब सब कुछ जान चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी गुसू सिटी में सिर्फ उसी इंसान के भरोसे जा रहे हो, इसलिए एक बार उसे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो कि हम गुसू सिटी आ रहे हैं। और ये बोलकर अब जिनजुशान अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर लेता है, जैसे वो सो गया हो। वहीं वांग जी के बारे में सुनते ही विंग की मुट्ठी गुस्से में टाइट हो जाती है और अब अपनी आंखें बंद करके पहले बाहर की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि हाँ, उसे यही करना चाहिए। और वो वहाँ से तुरंत उठ के अब अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करता है। 9 साल हो गए हैं विंग को लांग वांग जी को छोड़े हुए, पर आज भी विंग को वो नंबर बहुत अच्छे से याद है। विंग ने अपना फ़ोन चेंज कर लिया, अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, पूरा जो भी उस पास्ट लाइफ से रिलेटेड था वो सारी मेल्स वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये नंबर अभी भी विंग के दिमाग से नहीं निकल पाया। लांग वांग जी का नंबर आज भी विंग को याद था, इसलिए वो तुरंत कुछ नंबर ट्राई करते ही फ़ोन कान पे लगा लेता है। 9 साल हो चुके हैं, क्या पता लांग वांग जी की तरह अपनी पास्ट लाइफ से कोई संबंध ना रखना हो, इसलिए उसने ये नंबर चेंज कर दिया हो। क्या पता अब ये नंबर किसी और के पास हो, यही सोचता हुआ विंग बस ये नंबर अटैम्प्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ये फ़ोन रिंग हो रहा है, वहीं पूरे हॉल में सब लोग शॉक में हैं। लांग वांग जी जो एक टाइम पे एक नॉर्मल सा मिडिल क्लास पर्सन की तरह लाइफ बिता रहा था, एक छोटी सी और फैक्ट्री में एज अ असिस्टेंट ही जॉब कर रहा था, एक नॉर्मल सा दिखने वाला लांग वांग जी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश रहने वाला लांग वांग जी अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो एक कोल्ड माफिया लॉर्ड बन चुका है। इसकी पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक है कि लोग उससे डर कर उसे गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं। ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, आंखें बिल्कुल कोल्ड और चेहरा इतना ठंडा कि सामने वाले की रूह तक ठंडी कर दे, जिसे देखकर हर किसी को उससे घबराहट हो। लांग वांग जी जिसकी आंखों में अब कुछ नहीं, बस एक ऐसा खालीपन है कि जब वो लोगों की जान भी लेता है तो एक पलक भी नहीं झपकाता। उसे लोग ऐसा इंसान बोलते हैं जिसके पास दिल और इमोशनल नाम की चीज़ ना ही है। वो अपनी आंखों के आगे लोगों को मरते हुए देखकर, तड़पते हुए देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता है। एक ऐसा इंसान जिससे हर कोई घबराता है। खून की स्मेल हमेशा उसके आसपास से आती है, जिसके पास से उसके अल्फा स्मेल से ज़्यादा लोगों की खून की स्मेल आती है। ऐसा खतरनाक इंसान बन चुका है द ग्रेट, द ऑनरेबल और गॉड ऑफ डेथ हंग वनजुन। कहीं ना कहीं वांग जी की फ़ोन पे रिंग की वजह से ये लोग शॉक में इस वजह से हैं क्योंकि ये फ़ोन उनके बॉस पिछले 9 साल से अपने पास तो रखते हैं, लेकिन कभी भी इस फ़ोन पे आज तक कोई कॉल नहीं आई। आज तक इस सेल फ़ोन पे कभी कोई मैसेज या कॉल उनकी आंखों के सामने रिसीव नहीं हुआ, लेकिन आज ये फ़ोन रिंग हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो अपने हाथ में गन लिए हुए एक पर्सन के सर पे वो गन लगाए हुए खड़ा था, वो एकदम से शॉक में अपनी बड़ी सी टेबल पर पड़े हुए उस फ़ोन को देखता है।
वांगी जो अभी एक इंसान को टॉर्चर करके बस मारने ही वाला था, जैसे अभी सामने बैठा हुआ वो इंसान, इसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं, मुंह से और शरीर से सब जगह से खून निकल रहा है, वो जिसकी आंखें सूजी पड़ी हैं, वो इंसान जो सोच रहा था कि अब बस उसे भगवान दिखने ही वाले हैं, वो इंसान भी शौक में वांगजी को देख रहा है, क्योंकि पहली बार लांग वांगजी का हाथ काँप रहा है। हाँ, फ़ोन की रिंग्स देख सुनते ही वांगजी का वो हाथ जिसमें अभी गन थी वो हल्के से कांपने लगा है, जिसके कारण उसके हाथ से एकदम से वो गन भी गिर गई है। वहीं उसके वो सारे आदमी जो इस समय यहाँ थे वो भी शौक में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वहीं वांगजी अब तुरंत अपनी जगह से आगे आकर उस कांपते हुए हाथ से फ़ोन को उठाता है और अब वो तुरंत उस फ़ोन को अपने कान पे लगा देता है, जहाँ दूसरी तरफ से कोई इंसान कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन वांगजी उस इंसान के बिना कुछ बोले ही अब अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, विंग। जिसे विंग शॉक में अब अपने फ़ोन को देखने लगता है और फिर से अपने कान पे लगाता है। कैसे पता चला वांगजी को कि ये विंग है, क्योंकि विंग ने तो अभी तक कुछ भी बोला ही नहीं था। पर विंग अब कुछ ना बोलकर सीधा यही बोलता है, मुझे तुमसे मिलना है लांग वांगजी। मैं 2 घंटे बाद गुसू रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। और ये बोल के विंग अपना फ़ोन कट कर देता है। वहीं वांगजी इतने साल बाद विंग की आवाज़ और विंग का उससे मिलने की बात सुनते ही आज बहुत इमोशनल हो जाता है। वो अब अपनी एकदम कोल्ड वॉइस में सब लोग चले जाओ बोल देता है, जिसे वहाँ खड़े सब लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, उस घायल आदमी को अपने साथ खींचते हुए। अब वांगजी तुरंत अब अपनी चेयर पे बैठ के अपने फ़ोन को देखते हुए महसूस करता है, क्या ये सपना था या सच? क्या सच में ये विंग ही था? विंग से मिलने गुसू आ रहा है। आज 9 साल बाद विंग से मिलना चाह रहा है। वांगजी का दिल जैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 9 साल से वो दिन रात खुद को टॉर्चर कर रहा है। 9 साल से वो हर दिन मर रहा है। ये इंसान नहीं बल्कि एक डेड बॉडी है जो यहाँ लोगों के बीच में रह रही है, क्योंकि वो इंसान जो पहले लांग वांगजी होता था वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी पूरी फैमिली को गंवा दिया। अपनी विंग की वो आंखें आज तक वांगजी को रात में हंट करती हैं। जब उस विंग ने उसके गाल पे ज़ोर से थप्पड़ मारा था और उसका कॉलर पकड़ते हुए चीखते हुए बोला था, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ लांग वांगजी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने आयन को खो दिया। काश मैं तुमसे कभी ना मिला होता। काश तुम मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आए होते। आई हेट यू लांग वांगजी। मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें अपना अल्फा नहीं मानता, कह के विंग चिल्ला के वांगजी को जोर जोर से हिलाते हुए अपने से दूर की तरफ फेंकते हुए वहाँ से रोता हुआ भाग जाता है। वांगजी धड़ के विंग को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते और वो घुटनों के बल गिर जाता है और जाते हुए विंग करके बस रोकने की कोशिश करता रह जाता है। वो विंग को उससे पहले भी कई बार समझाया चुका था कि वो विंग से साथ नहीं छुपाना चाहता था। वो तो विंग के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा था। उसने तो खुद लैन फैमिली को छोड़ के अपनी मदर के साथ यूनमग में आकर अपनी एक हैप्पी लाइफ बितानी शुरू कर दी थी। मदर की डेथ के बाद विंग तो उसकी दुनिया बन गया था। वांगजी की मदर वांगजी को उसके फादर से डिवोर्स के बाद अपने साथ यूनमग लेकर आ गई थी। 12 साल के वांगजी उस नई यूनमग में हमेशा शांत रहता था। उसकी मदर कोशिश भी करती थी कि वांगजी नॉर्मल हो जाए, वांगजी सब बच्चों के साथ खेले, लेकिन वांगजी जिसकी फैमिली उससे दूर हो गई, उसके फादर उसका बड़ा भाई उससे दूर हो गया, इसके कारण वो बहुत शांत और अपसेट भी रहता था। लेकिन उसकी लाइफ में फिर विंग आया, जो आते ही उसकी लाइफ को हैप्पीनेस से भर देता है। विंग के साथ हर एक दिन वांगजी को जैसे उसकी पेन से दूर और हैप्पीनेस के पास लेकर आता था। वांगजी और विंग की उस छोटी सी लव स्टोरी को मैडम लैन ने भी बहुत सपोर्ट किया था। 16 साल की उम्र तक मैडम लैन भी उनके साथ रहती थी, पर वांगजी और विंग की शादी के 1 महीने बाद ही
मैडम लैन की तबीयत बिगड़ गई और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद विंग और वांगजी अकेले ही वहाँ रहा करते थे, जब अचानक से एक दिन उनके आयन की किडनैपिंग हो गई और फिर से विंग की सामने उसकी सच्चाई आ गई और उसकी फैमिली विंग वांगजी की लाइफ में वापस आ गई। उस दिन विंग के जाने के बाद वांगजी के अंकल वांगजी को अपने साथ गोसू सिटी ले आए। कुछ समय बाद वांगजी के अंकल ने वांगजी को बोला कि उसे अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहिए। आयन की डेथ का बदला लेने के लिए वांगजी ने वो काम शुरू कर दिया जो कभी वो नहीं करना चाहता था, जिस माफिया वर्ल्ड से वांगजी की मदद से सेव करना चाहती थी। वांगजी उसी माफिया वर्ल्ड में घुस गया। वांगजी के बड़े भैया एक बीटा हैं पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वांगजी तो एक ट्रू ब्लड अल्फा है। वो अपने ब्रदर से पावर में और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा खूंखार लीडर बन के निकला। इसी कारण वांगजी के इस माफिया लॉर्ड बनने के प्रोसेस को बहुत कम समय लगा। कुछ साल में वो पूरी गैंग वांगजी ने बर्बाद कर दी। एक एक इंसान को अपने हाथों से मारा वांगजी ने, जिस गैंग मेंबर ने वांगजी के बेटे आयन को किडनैप किया था। बदला लेने निकले वांगजी अपने बेटे की मौत के बदले के बाद अब पूरी तरह से इस क्राइम वर्ल्ड का पार्ट बन चुके हैं। वो ना चाहते हुए भी अब लैंस के माफिया लॉर्ड हैं, गॉड ऑफ डेथ हैं और एक ऐसा हारा हुआ बाप है जो दिन रात अपने बच्चे की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है। वांगजी उन बातों को याद करता हुआ उस रूम में अकेला ही बैठा था जब आप शिचेन उस रूम के अंदर आते हैं और एकदम से उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। जैसे वांगजी अपने होश में आता है, वह शिचेन थोड़ा चिंता करते बोलते हैं, क्या हुआ है वांगजी? आज तुम मुझे बहुत बहुत परेशान से दिख रहे हो। इस बात पे वांगजी अपने भाई को देखकर फ़ोन को दिखाते हुए बोलता है, विंग मुझसे मिलने आ रहे हैं काका, विंग गोसू सिटी आ रहा है। इस बात पे शिचेन जो सुनते हैं कि विंग आ रहा है तो वो बहुत खुश होकर बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, इतने साल बाद विंग तुमसे मिलने आ रहा है, हमें तुरंत उसे मिलने जाना चाहिए। हमें विंग यहाँ आ रहा है इस चीज़ से खुश होना चाहिए बोलकर शिचेन भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों में भी बहुत सारे इमोशंस आ गए। 9 साल से वो अपने भाई को दिन मरता हुआ देख रहे हैं। आज उनके भाई की हैप्पीनेस फिर से उससे मिलने आ रही है, इस चीज़ से वो भी बहुत खुश है। वो भी कभी वांगजी को यहाँ आए शायद नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय सब कुछ उनके हाथ से भी बाहर था। अंकल के वांगजी को इस माफिया वर्ल्ड में वापस लाने और बदले वाली बात से शुरू में शिचेन को थोड़ा गुस्सा भी आया था, क्योंकि शिचेन नहीं चाहते थे कि वांगजी इस हालत में इस वर्ल्ड में आए, लेकिन शिचेन के हाथ से चीज़ें बाहर निकल गई। लेकिन हाँ, वो अपने भाई को हमेशा सपोर्ट करते थे। वो वांगजी का राइट हैंड है, सब लोग यही कहते हैं। इसलिए वो अब वांगजी को विंग से मिलने की बात से खुश होते हुए दोबारा से होश में लाते हुए, तुम ऐसे मिलने जाओगे विंग से? तुम्हारे तो पूरी बॉडी से कितनी स्मेल आ रही है ब्लड की। जाओ तैयार हो जाओ, अच्छे से खुद को फ्रेश करो, अच्छे से तैयार हो, फिर मैं और तुम मिलके विंग को मिलने गोसू सिटी जाएंगे। चलो जल्दी करो। एकदम से शिचेन खुशी से वांगजी को जाने के लिए बोलते हैं। वहीं वांगजी घबराते हुए एकदम से शिचेन को देख के बोलता है, काका सब कुछ ठीक होगा ना? वो इतने साल बाद उसे क्यों मिलने आ रहा है? क्या काका उसने आप मुझे माफ़ कर दिया होगा? ये बोलता हुआ वांगजी बहुत इमोशनल है, जैसे उसे लग रहा है 9 साल बाद शायद विंग अब उसे माफ़ कर चुका हो। क्या पता अब विंग उसे एक मौका और दे दे, वो एक बार विंग को अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर पाए कि वो कभी नहीं चाहता था कि ये सब उनकी ज़िंदगी में हो जाए। वो कभी भी इस माफिया वर्ल्ड को और इस क्राइम वर्ल्ड को अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता था, विंग के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए इन दोनों को वो जितना अलग रख सके रखता था। इस बात पे अब शिचेन इमोशनल होके वांगजी को देख के बोलता है, तुम तैयार हो, मैं पता करता हूँ विंग यहाँ क्यों आ रहा है, पर मेरे भाई हमें ज़िंदगी एक मौका दे रही है तो हमें उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। हम इस बार विंग को यकीन दिलाएंगे कि वो और तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, शायद जो काम मैं कई साल पहले नहीं कर पाया
मैं इस बार वो काम ज़रूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा भाई इस बार अपने भाई और उसके मेट को अलग नहीं होने देगा। ये बोलता हुआ कहीं ना कहीं शिचैन वांग जी और विंग को एक करेंगे, इस बार कुछ भी कर सकते हैं, वो साफ साफ दिखा रहे हैं। जैसे वांग जी अपने भाई को इमोशनल देखता हुआ वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। वहीं वांग जी के जाते ही अब शिचैन तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने सीरियस वॉइस में जो पर्सन दूसरी तरफ है उन्हें तुरंत आने के लिए बोल देते हैं। शिचैन के फ़ोन मिलाते ही इस रूम में 2 इंसान एंट्री करते हैं, जो एक बीटा है बिल्कुल शिचैन की तरह और एक अल्फ़ा है जिसका नाम अल्फ़ा नी मिंजे है। नी मिंजे और उनका छोटा भाई नी हुसैन जो एक बीटा है, वो दोनों शिचैन के बिल्कुल सामने खड़े हैं। अब शिचैन एकदम सीरियस वॉइस में बोलते हैं, तुम दोनों अच्छे से जानते हो मुझे सिवाय तुम दोनों के और किसी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, चाहे वो हमारे ही गैंग के मेंबर क्यों ना हो। इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ बहुत बड़ा काम दे रहा हूँ जिसके बारे में सिवाय मेरे और वांग जी के कभी किसी और को पता नहीं होना चाहिए। इस बात पे अम्नी मिंजू और नी हुसैन एक दूसरे की तरफ देखते हुए अब शिचैन की तरफ देखते हैं। शिचैन अब सीरियस वॉइस में बोलते हैं, वांग जी का मेट विवोशान आज गुसू सिटी आ रहा है। गुसू सिटी का रेलवे स्टेशन उसके ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ किससे मिलने जा रहे हैं। जब तक विवशान इस सिटी में रहेगा उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। इसके अलावा मुझे तुरंत पता लगा हो कि क्यों इतने साल बाद विवशान मेरे भाई से मिलने के लिए माना है। वो हम सब जानते हैं जिन टाउन में रहता था, लेकिन जिन टाउन में वो कैसे लाइफ बिताता था ये बात हमें नहीं पता है। इसलिए आज इसी वक्त मुझे मेरे भाई की और विवशान के अलग होने के बाद से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बोलते हुए जैसे शिचैन उन लोगों को काम पे लगा देते हैं। शिचैन को पता चल गया था कि विंग को उसकी बहन यानली ले गई है जिन टाउन, लेकिन जांगचा के बार बार उनके रोकने और उन इमोशनल ब्लैकमेलिंग किसे कि अब इन लोगों को विंग की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इनकी वजह से विंग ने ऑलरेडी एक बार सुसाइड अटैम्प्ट की है, अगर वो दोबारा उसके सामने आएंगे तो विंग कहीं दोबारा ना कर दे। यही बात मानते हुए शिचैन ने विंग की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया था। पर हाँ, विंग जिन सिटी में था ये बात उन्हें पता थी, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि विंग का एक बेबी भी है। कहीं ना कहीं विशाओ के बारे में शायद कोई भी नहीं जानता था। यही कारण है कि जब ये खबर नी हुसैन और नी मिंजू को पता चलती है कि विंग एक बेबी के साथ वहाँ रहता था जिसका नाम वी शाओ है, तो वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तो विंग उनके माफिया लॉर्ड लांग वांग जी का मेट है। तो क्या ये बेबी उनके लॉर्ड की बेटी है? क्या लांग वांग जी की एक बेटी थी और इन लोगों को खबर भी नहीं थी? वो थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन ये खबर तुरंत शिचैन को देते हैं। जैसे शिचैन पूरा शॉक में है। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे अपने भाई को सच बताए, क्योंकि उसका भाई इतने साल से ऑलरेडी अपने एक बच्चे को गंवाने के गम में है, लेकिन विंग ने उससे एक बच्चा और छुपा रखा था। ये बात उसके भाई पता नहीं कैसे लेगा, इसलिए वो अभी इस बात को शांत सिटी से अपने तक ही रखते हैं और वांग जी के साथ चुपचाप से कार में बैठे हुए हैं। ये खबर नी हुसैन ने उन्हें थ्रू मेल्स और यू कैन से डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजी है, तो उन्हें पता चली है। वहीं वांग जी तो अपने भाई पे ना ध्यान देकर सीधा रोड पे ध्यान दे रहा है। आज उसके घर से ये गुसू रेलवे स्टेशन तक की दूरी उसे बहुत बड़ी लग रही है। वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता है। वांग जी जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसके भाई ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है। पूरे स्टेशन पे सिर्फ उन्हीं के आदमी हैं, थोड़े बहुत नॉर्मल लोग जो ट्रेन से उतर रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। सिर्फ वही लोग स्टेशन पे दिख रहे हैं, लेकिन अलग से कोई और स्टेशन में अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है। ये देखते हुए वांग जी अपने भाई की तरफ देखकर खुशी से अब उस प्लेटफॉर्म पे वेट करने लगता है जिस प्लेटफॉर्म पे कुछ टाइम में जिन टाउन से ट्रेन पहुँचेगी। कहीं ना कहीं वांग जी एक एक पल अब बेसब्र है ये चीज़ उसकी शरीर की हरकतें भी बता रही हैं, क्योंकि वो बैठे बैठे अपने हाथ को बार बार मल रहा है। कहीं ना कहीं शिचैन वांग जी को इमोशनली देख रहे हैं। जब वो कुछ और वांग जी से बोल पाती है, कह पाते उससे पहले ही ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाती है। प्लेटफॉर्म पे आते ही ट्रेन से जो लोग उतर रहे हैं
उन सब में वांग जी की नज़र तो सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही है, उसका ओमेगा, उसका विंग, जो 9 साल बाद उससे मिलने के लिए आज यहाँ आ रहा है। वांग जी अब शॉक में अपनी जगह से खड़े होकर सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ विंग अब ट्रेन से उतर रहा है। 9 साल बाद भी विंग का वही चेहरा है, वही मासूमियत से भरा हुआ चेहरा, उतना ही ब्यूटीफुल, उतना ही सिंपल विंग जितना 9 साल पहले था। एक बड़े से ग्रे कलर के ओवरकोट को पहने हुए, अंदर थोड़े से वार्म क्लोथ्स के साथ वांग जी को देखता हुआ विंग अब 2 कदम आगे बढ़ता है। वांग जी विंग की तरफ 2 कदम आगे बढ़ता है। वहीं वांग जी का ध्यान सिर्फ विंग के ऊपर है, तो वहीं लान शिचन का ध्यान विंग के पीछे उतरे हुए उस इंसान पे भी है, जो इंसान अब विंग और वांग जी को देख रहा है। विंग के बैग भी उसी इंसान ने उठा रखे हैं, उसके दोनों हाथों में बैग्स हैं और वो वांग जी और विंग को देख रहा है। शिचन उस पर्सन को देखकर पहचान गए कि ये यानली का हस्बैंड जिन जुशान है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सबकी डिटेल अब आ चुकी है। वहीं वांग जी पहले तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो अपने ऊपर ना कंट्रोल करके थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगता है। इतने टाइम बाद एक दूसरे को देखकर इन दोनों की आंखों में बहुत सारे इमोशंस हैं। वांग जी एक पल में विंग को अपनी नज़रों में उतार के अपने दिल तक पहुंचाने लेना चाहता है, इसे वो तो पलक भी झपकाना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं 9 साल बाद उसका विंग उसकी आंखों के आगे है। वहीं दूसरी तरफ विंग के भी यही दिल का हाल है। 9 साल से विंग इस इंसान से नफरत कर रहा है, पर नफरत भी तो एक फीलिंग ही होती है। अगर आप किसी को नफरत करते हो तो कहीं ना कहीं उससे आपका प्यार का भी कोई संबंध होता ही है। आप किसी स्ट्रेंजर से बिना बात के 9 साल तक नफरत तो नहीं कर सकते। कुछ दिन कर लोगे, कुछ हफ्ते कर लोगे, किसी बात से चिढ़ कर कुछ दिन तक उसे गालियाँ दे दोगे, लेकिन 9 साल की नफरत भी एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। वांग जी और विंग की ये 9 साल की नफरत भी विंग की आंखों में एक अजीब से इमोशंस छोड़ रही है। विंग देख सकता है वांग जी पहले से बहुत बदल गया है, उसका ऑरा पहले से बहुत बदल चुका है। उसके चेहरे पे अब बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सप्रेशन है, उसके हाथों पे चोट के निशान हैं। उसने एक ब्लैक कलर का ओवर साइज लग्जरी ब्रांडेड सूट पहना हुआ है और उसको एक बड़े से ओवरकोट से कवर किया हुआ है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे को देखकर मन में जो फील कर रहे हैं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। विंग को लगा था कि वांग जी को देखेगा तो उसे नफरत वाली फीलिंग आएगी, मन करेगा कि इस इंसान को गालियाँ दूँ, जैसे वो विशा से नफरत कर रहा है, विशा को इग्नोर कर रहा है वैसे ही। पर विंग का दिल तो जैसे इसके शरीर के अंदर छुपे हुए उस गम को फील कर रहा है, जो शायद वांग जी की आंखों में लोग देख नहीं पाते हैं। जिन आंखों को, जिन गोल्डन आइज़ को लोग सोचते हैं कि इनमें सिर्फ कोल्ड फीलिंग है, उन गोल्डन आइज़ में विंग को पता नहीं क्यों पेन दिख रहा है। विंग और वांग जी अब बिल्कुल एक दूसरे के सामने ही खड़े थे। विंग कुछ बोलता, वांग जी जो सिर्फ विंग को अब तक देख रहा था, जब वो विंग के फेरोमोन्स को, विंग को बिल्कुल अपने पास महसूस करता है, तो वो पता नहीं क्यों अपने ऊपर ना कंट्रोल करके तुरंत विंग को कस के गले लगा लेता है, जिससे विंग पूरा शॉक हो जाता है। वांग जी के 9 साल बाद वही प्यारी सी सैंडलवुड फेरोमोन्स को अपने करीब फील करके विंग का पूरी बॉडी स्टफ है, जैसे वो एक पुतला बन चुका है। वहीं वांग जी तो विंग को गले लगा के महसूस करना चाहता है उसका ओमेगा जो उसके बिल्कुल पास है। वहीं इमोशनल के वांग जी अब विंग को और कस के गले लगा लेते हैं, जिससे विंग जो पहले बिल्कुल पुत बने खड़ा था, अब वो एकदम से थोड़ा गुस्सा होके वांग जी को खुद से दूर करता है और स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मिस्टर लॉन्ग वांग जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इससे अचानक से वांग जी शॉक में विंग को देख रहा है। अब वांग जी को ना देखता हुआ विंग पहले अपने ओवरकोट को ठीक करते हुए बोलता है, मैं इतनी दूर आपसे सिर्फ बात करने आया था और मेरे ख्याल से आप भी मुझसे जानने में इच्छुक होंगे कि मैं आज आपसे क्यों इतने टाइम बाद मिलने आया हूँ। इसलिए कहीं एक शांत जगह चलते हैं जहाँ मैं आपसे ठीक से बात कर सकूँ। इस बात पे आप वांग जी जो सोच रहा था विंग
उसे देखकर खुश होगा, उसे गले लगाएगा जैसे वो खुश हुआ है। पर वो देखता है कि विंग अभी भी एकदम कोल्ड है और सिर्फ बात करने में ही इंटरेस्टेड है। तो वो एकदम से अपने आप को थोड़ा ठीक करता है और बोलता है, ठीक है, मेरे साथ चलो। और ये बोलकर अब वो वांग जी विंग को और उस आदमी को जो विंग के साथ आए उनके साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब एक बड़े से रूम के अंदर बैठे हुए हैं लांग वांग जी, विवुशान, जिन जुशान और लान शिचेन। वांग जी विंग की तरफ देखकर एक टी का कप उसकी तरफ आगे बढ़ा था। उससे पहले ही विंग एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते बोलता है, मैं यहाँ पे तुमसे कोई चिट चैट करने नहीं, बल्कि 9 साल पहले जो तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के कारण आया हूँ। वांग जी विंग की तरफ थोड़ा इमोशनल होकर देखने लगता है, क्योंकि वांग जी ने तो विंग से बहुत प्रॉमिस किए थे जो उसने बहुत सारे तोड़ भी दिए। लेकिन इस समय विंग कौन से प्रॉमिस की बात कर रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है। वही विंग जानता है 9 साल बीत चुके हैं तो शायद उसे डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए वो एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, 9 साल पहले जब आयुन गुम हुआ था तब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बच्चे को सेफली मेरे पास लेकर आओगे। तुमने वो प्रॉमिस उस दिन तोड़ दिया था, लेकिन आज मैं फिर से तुमसे उसी प्रॉमिस के कारण मिला हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम पहली वाली तरह अपना प्रॉमिस ना तोड़ो और मुझे मेरा बच्चा सेफली वापस ला के दो। इस बात पे अब शिचेन और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। 9 साल बाद विंग किस बच्चे की बात कर रहा है? क्या आयन के कारण विंग यहाँ है? पर आयन तो 9 साल पहले सबको अलविदा करके जा चुका था ना। तो अब अचानक से विंग क्यों ये बातें बोल रहा है? वांग जी शायद जानना चाहता था, इसलिए विंग अब कंटिन्यू होते बोलता है, मेरा बेटा आयन तो मुझे अलविदा करके जा चुका है, जिसे तुम कभी वापस नहीं ला सकते। पर मेरी बेटी विशाओ वो अभी इसी शहर में है, गोसू सिटी में। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। लांग वांग जी इस बार अपना प्रॉमिस निभाओ और कहीं से भी मेरी विशाओ को मुझे वापस ला के दो। मेरी वो विशाओ जिसे मैंने 9 साल पहले तुमसे छुपा के बर्थ दिया था। मैं जानता हूँ हो सकता है तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी है, हो सकता है तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें ये बात अब क्यों बताई, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मैंने उसे जन्म दिया, मैंने उसे 8 साल से पाला है, इसलिए वो सिर्फ मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी तुमसे ढूंढना चाहता हूँ। तुम्हारी इस माफिया वर्ल्ड की दुनिया में मेरी मासूम से 8 साल की विशाओ कहीं गुम है, जिसे तुम मुझे ढूंढ के ला सकते हो। लांग वांग जी विंग जो पहले वांग जी से बहुत गुस्सा होकर बैठा हुआ था, अब वो विशाओ को जैसे ही याद करता है, विशाओ का मासूम चेहरा जैसे इसकी आंखों के आगे आता है, तो वो अचानक से रोता हुआ वांग जी के बिल्कुल सामने घुटनों पे आ जाता है, जिससे वांग जी शॉक में अब अपने सोफे से खड़ा हो जाता है। वहीं विंग घुटनों पे आ गया है ये देख के एकदम से जिन जुशान भी आगे होके विंग के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन विंग हाथ से उसे रोक कर अब अपने दोनों हाथों को जोड़ के वांग जी के आगे बैठ जाता है। तुम्हारी फैमिली के पास बहुत पावर है, मैं जानता हूँ तुम हम माफिया वर्ल्ड बन के माफिया लॉर्ड बन चुके हो। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बच्ची को वापस दे दो। मेरी विशाओ बहुत मासूम है, वो बहुत भोली है, पता है वो बहुत ज़्यादा शरीफ है और बहुत शांत भी है। वो तो ठीक से किसी को अपने बारे में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगी, पता नहीं कहाँ होगी। वो सुबह से मुझे मिल नहीं रही है। प्लीज़ 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 रंजा मेरी बेटी मुझे दे दो। वांग जी आज इतने टाइम बाद विंग के मुंह से लंजा सुन के विंग को ऐसे रोते बिलखते देखकर अचानक से विंग के बिल्कुल पास आ जाता है और विंग को तुरंत कंधे से पकड़ के खड़ा करता है और उसे इमोशनली देखते हुए अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ लेता है और बोलता है, मेरी और तुम्हारी बेटी विशाओ विंग हमारी बेटी है। इस बात पे
अविंग इमोशनल होके, जो पहले तो अगर वांगी ये लाइन बोलता तो शायद गुस्से में चीख के उसको बोलता कि नहीं, वो सिर्फ उसकी बेटी है क्योंकि उसने उसे जन्म दिया है, वो उसी ने उसको बड़ा किया है। लेकिन इस समय विंग की उंगली फंसी हुई है, या ये कह दो विंग को वांगी की ज़रूरत है, तो रोते हुए सिर्फ इतना ही बोलता है, हाँ वो हमारी बेटी है, मैंने उसे तुम हमसे छुप कर जन्म दिया था, जब आयुन किडनैप हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट था लज्जा। इस बात पे अविंग खुद एकदम से वांगी अपने सीने से लगा लेता है, एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, इस बार विशाव के पेरेंट्स का प्रॉमिस नहीं टूटेगा विंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग, इस बार मैं अपने बच्चे को दूर नहीं होने दूंगा, मैं विशाव को सेफली तुम्हारे पास वापस ज़रूर लेकर आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग, हमारी बच्ची हमारे पास सेफली वापस ज़रूर आएगी। ये बोलता हुआ वांगी पूरी तरह से अब अपने फेरोमोन्स इस रूम को फिल करने लगता है। उसके वो प्रोटेक्टिव फेरोमोन्स जो वो अपनी फैमिली के लिए फील करता है साफ साफ महसूस करवा सकते हैं। वहीं शिचैन और जिनजिशान एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। विंग जो अब तक सुबह से शांत था, अब वो वांगी की बाहों में फूट फूट के ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, विशाव को याद करता हुआ, उसके मिस करता हुआ। वो अब बिल्कुल भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। मैं इसे वन शॉट बनाना चाहती थी, पर क्या करूँ, इससे ज़्यादा आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए ये स्टोरी अब 2 शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो गई है। 2 शॉर्ट्स बोल दो या 2 पार्ट्स आएंगे स्टोरी के, कल भी एक और पार्ट आएगा और ये स्टोरी वहाँ कंप्लीट हो जाएगी। आज की स्टोरी कैसी लगी, कैसा लगा आज का पार्ट, कमेंट में ज़रूर बताना। और खूब पानी पीना क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।